हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 11th फिजिक्स का पेपर नज़दीक है और अब आपको क्विकली अपना सिलेबस रिवाइज करना है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप सैम्पल पेपर्स जो हैं लास्ट ईयर्स के या जो करंट सेशन के लिए रिकमेंडेड हैं उनको हम सॉल्व करें। और एटलीस्ट आपने अगर 10 पेपर्स सॉल्व कर लिए सैम्पल पेपर्स तो आपका अप टू 90% पेपर सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। तो ये सीरीज़ हम लाए हैं आपके लिए, इसमें हम डिफरेंट सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केवीएस का मुंबई रीजन का करंट सेशन के लिए फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर आया है इसको हम सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो आ रहा है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और f आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करना है। अगर ये चूज कर ली तो बताइए डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का VAF के टर्म्स में क्या होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पहले फिजिकल क्वांटिटी जो कि पूछी गई है उसके जो डायमेंशनल फार्मूला है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं एमएलटी की फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे जो कि पूछा गया है एफवी और ए के टर्म्स में, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले एमवीआर जो है इसका फॉर्मूला होता है एम मास वेलोसिटी एल टी माइनस वन और रेडियस एल। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। लेकिन उसने कहा है कि एल को आप लिखिए फोर्स और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में। तो क्या पावर होंगी वो भी मालूम नहीं है, तो हमें ए बी और सी को ऐसे इसको लिख लेना है। और यहाँ पर फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी का जो होता है वो यहाँ पर आ जाएगा ये एल टी माइनस वन। और जो एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। और इसकी पावर जो है इसकी ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो इन सभी पावर्स को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाता है एम पावर ए एल पावर ए टी पावर माइनस टू ए, यहाँ पर एल बी टी माइनस बी और एल सी टी माइनस टू सी। और सभी पावर्स को कंसोलिडेट करें तो एम की पावर बन जाती है आपके पास ए, क्योंकि एम और कोई नहीं है। यहाँ पर एल जो है आप देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर प्लस बी हो गई और यहाँ पर पावर जो है सी हो गई। ए की पावर्स जो है उनको अगर हम सभी को, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर माइनस टू ए है, फिर ये माइनस बी है और यहाँ पर माइनस टू सी है। तो ये आपने इसको ओपन अप कर लिया, बट दिस इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कंपेयर करें, यहाँ पावर वन है और यहाँ पर पावर ए है, तो ए की वैल्यू हो गई वन और इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई टू यहाँ एल को कंपेयर करने पर। और यहाँ पर टी को कंपेयर करने पर बन जाती है माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन। तो अब देखिए कि ये जो पावर्स हैं यहाँ पर ए की वैल्यू को वन रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू, बी प्लस सी इक्वल टू टू माइनस ए यानी कि टू माइनस वन। ये भी वन आ जाती है, बी प्लस सी भी आपकी वन हो जाती है। और जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन आप देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस है दोनों तरफ, तो माइनस को अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो बन जाती है टू ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू वन। तो यहाँ पर जो है आप ये वैल्यूज आप रिटर्न करके फर्दर सोल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई है ए इक्वल टू वन, बी प्लस सी इक्वल टू वन एंड टू ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू वन। तो ये थ्री इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें जो आप जैसे 10th क्लास में करते थे, तो यू विल गेट दैट ए बी विल बी टू एंड सी विल बी माइनस वन। तो ए बी और सी जो है सॉल्व करने पर आपको मिल जाएंगी इजीली। आप इनको ट्रांसपोज मेथड से या फिर आप जो है एलिमिनेशन मेथड से कैसे भी इनको कर सकते हैं। बस इसके बाद क्या करना है आपने, जो सी ऑप्शन है आपका वहाँ पर देख सकते हैं कि एफ की पावर वन है यानी कि ए की वैल्यू वन और वी जो है बी यानी कि टू और ए मतलब सी की जो वैल्यू है वो माइनस वन है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं क्योंकि आपको ए बी और सी की वैल्यूज को इक्वेशंस में फाइंड आउट करना होता है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अ बुलेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज फायर्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ द गन इज दिस वन, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल। मतलब जो रिकॉइल मतलब गन की जो वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल इसमें हम यूज करेंगे और इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मोमेंटम था बिफोर फायरिंग ऑफ द एनी बुलेट दैट वाज जीरो, और जब बुलेट फायर कर दी गई तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, किस किस का मास, यहाँ पर मास है बुलेट का और वेलोसिटी है बुलेट की, ये है मास गन का और ये है वेलोसिटी गन की। तो इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो भी जीरो होना चाहिए एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। तो इसके बाद तो बस ये सभी वैल्यूज जो हैं इसमें पुट कर देनी है। तो हम पुट करते हैं 0.1 इंटू 100 और ये हो जाएगा आपका 50 और ये वीजी हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 50 वीजी इक्वल टू जीरो और वीजी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस
0.2 मीटर पर सेकेंड यहाँ से सॉल्व करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस वे वी कैन फाइंड so our A option, I think it is A option, yes, because he is asking magnitude only. तो डायरेक्शन का कंसर्न नहीं है, माइनस साइन इज नॉट अ कंसर्न. तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो 0.2 ही है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा. सो दिस वे यू कैन डू. नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं. इन 1 सेकंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी. कोई पार्टिकल ए से बी तक यहाँ जाता है 1 सेकंड में और सेमी सर्कल बनाता है. तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी. तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ऑलवेज ये देखना है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज उसका फॉर्मूला आपने जो गौर करना है जिस बात के ऊपर वो होगा वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. कि कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल और कितना उसमें टाइम लगा. तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो एक्चुअली में वो डायमीटर के बराबर जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है. अब क्योंकि जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है तो 2 into 1 हो जाएगा. 1 मीटर का रेडियस है और टाइम उसको लगा है 1 सेकंड. तो ये 2 मीटर पर सेकंड जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी. मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है. इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट. लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करने पर 50% इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा. तो इसको करने के लिए वी कैन यूज दैट आवर काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन. काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि हाफ mv² होती है. और अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लें मास का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर और नीचे मास तो ये बन जाता है हाफ p²/m. तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ p²/m. तो इसमें p में जो इंक्रीज आया है वो 50% का है. मतलब p जो है वो 1.5p हो गया क्योंकि पहले 1 था तो 50% इंक्रीज हो गया तो 1.5p हो गया. k की वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी k डैश जो नई होगी that will be your formula will be same half but momentum will be now 1.5p²/m. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.25 के. मतलब ओरिजिनल का 2.25 के हो जाएगा. तो इंक्रीज जो है वो कितना हुआ. पहले के था 2 बनाया है 2.25 के. पहले के था तो इंक्रीज आप देख सकते हैं कि 1.25 के हो गया. दैट मीन्स उसने जो है 125% का जो है इंक्रीज हो गया है. तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही देख के भी कर लेंगे लेकिन कुछ बच्चे जो हैं परसेंटेज निकालने में उनको समस्या आती है. तो आप नॉर्मल जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा था कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं वो भी कर सकते हैं कि जो इंक्रीज क्वांटिटी है टू द ओरिजिनल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय 100 उससे करके भी आप इसको कर सकते हैं. तो इस तरह से आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सम. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द टॉर्क और द ओरिजिन व्हिच एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस वन. टॉर्क फाइंड करना है. हमारे पास दोनों ही वेक्टर आर और एफ दे रखे हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू डू क्योंकि आप जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ होता है. अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू दे रखी है. पोजीशन वेक्टर की भी दे रखी है आई प्लस जे माइनस टे और एफ की भी दे रखी है 7i माइनस 3j माइनस 5k. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई का आई के साथ जे का जे के साथ और के के साथ हम जो है प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. और इसका तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपको नहीं आता हो तो ऐसे आई जी के लिख लेना है. फिर उनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं 1 1 माइनस 1 और यहाँ लिख लेने हैं 7 माइनस 3 माइनस 5. तो आई के लिए क्या हो जाएगा. तो आपने क्या करना है जो ये वाला पार्ट है इसको छोड़ देना है और जो बच गया है उनको आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जार 5 एंड 3 1 जार 3 और साइन जो है बीच में माइनस का आने वाला है. तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से आपने लिखना है आई फिर यहाँ पर 5 1 जार 5 यानी कि माइनस 5 एंड माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 हो गया लेकिन माइनस का साइन बीच में होता है तो यहाँ माइनस 3 ऐसे आ जाएगा. फिर यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है प्लस जे नहीं लिखना है माइनस जे लिखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसा कि मैंने आपको बताया था अब आपने जे वाले को हाइड कर लेना है टर्म्स को और जो बची हुई टर्म्स हैं उनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है क्रॉस. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 1 जार 5 ऐसे माइनस 5 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है वहाँ. और 7 1 जार 7 क्योंकि वहाँ पर माइनस 7 है और माइनस साइन बीच में होता है और माइनस माइनस प्लस इसको बनाने वाले हैं तो प्लस 7 यहाँ आ जाएगा. फिर आगे आपके पास यहाँ ध्यान रखना है कि प्लस के लिखना है. मतलब आई को भी प्लस लिखना है के को भी प्लस लिखना है लेकिन जे को माइनस लिखना है. और वैसे ही जैसे मैंने बताया था अब के वाले टर्म्स को हाइड कर लो और जो बची हुई टर्म्स हैं इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 1 जार 3 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा और 7 1 जार 7 क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं और माइनस साइन पहले से होता है. तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -8i -2j -10k. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. तो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा.
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपके पास रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल, पेन है तो आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये एक बेटर अप्रोच है अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को भी चेक करना है कि आपको कितना आता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, a mass m separates in two parts, m and minus m, which are separated by a certain distance. The ratio m by m which maximize the gravitational force between the parts is। तो कोई मास था जो कि कैपिटल M था, इसमें से एक पार्ट m इधर निकल गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कैपिटल M माइनस M है। तो आपने बताना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कोई भी दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो क्या रेशो रहेगा इनके बीच में, ये m कितना इसमें से निकले और कितना ये बचे, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो उनके बीच में मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम से पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये मास क्या है m, और दूसरा मास है आपका m माइनस m। सपोज करो इनके बीच में डिस्टेंस r हो गई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, g स्मॉल m और m माइनस m। ओके, और बीच में डिस्टेंस जो है स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने अपना यहाँ पर कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मास, मास को इसमें हमने देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू मास इट शुड बी जीरो। दैट वाज एन ओवरसाइट बिकॉज टाइम का इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मास का रोल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मास शुड बी जीरो, तभी अपने आप हमारे पास मैक्सिमाइज रेशो अपने आप आ जाएगा। तो लेट अस अप्लाई दिस अप्रोच। तो जब आप ये डेरिवेशन यहाँ पर बनाएंगे डी एफ बाई डी एम, मतलब आप इसको डेरिवेशन लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एम, तो आप देखिए कि आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ पर सोल्व करके थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। एफ है, पहले सोल्व कर लीजिए, एम एम माइनस एम स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि आर के साथ हम इसको डेरिवेशन नहीं ले रहे हैं तो आर स्क्वेयर एक तरह से उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पर डी एफ बाई डी एम अगर हम लें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है और विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम है, तो ये कैपिटल एम बन जाने से 2x का अगर डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। अगर उसको हम x के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेशन ले रहे हैं तो ये m बन गया, और m स्क्वायर का बन जाएगा माइनस 2m, क्योंकि जैसे आप जानते हैं x स्क्वायर का डेरिवेशन लें तो बन जाता है 2x। तो सिमिलर, और बाकी जो है ये कॉस्ट ऐसे भी आ जाएंगे, और क्योंकि जीरो के इक्वल है तो जीरो से उधर जाकर जीरो बन जाएंगे, तो m माइनस 2m जो है वो आपका जीरो बन जाना चाहिए। तो दैट मीन्स कि m शुड बी इक्वल टू 2m। और यहाँ पर आप देखिए कि उसने कहा था कि m बाई m का रेशो क्या हो, तो m बाई m का रेशो अपने आप यहाँ पर 1/2 निकल के आ रहा है, तो यानी कि 1:2। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, कुछ थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो अगर आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन लगता है तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम मच ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू शुड मूव अहेड बिकॉज दैट कैन वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है, calculate work done in following case if block kept on a frictional surface pulled by force 15 N। तो सिंपल सा, इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एंगल थीटा दे रखा है, फोर्स की दे रखी है, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। और वर्क डन तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है, फॉर्मूला वेरी सिंपल फॉर वर्क डन, वेरी वेल नोन, एफ एस कॉस थीटा। तो इस वाली वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। 15 न्यूटन फोर्स है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 500 हो गया, 1/2 हो गया, तो 250 जूल जो है आपका। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, कुछ थोड़ा ट्रिकी होते हैं, तो उस हिसाब से आपने काम कर लेना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम है हमारा 8th, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ हाइड्रेट डायटोमिक मॉलिक्यूल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायटोमिक के लिए हमें पता है कि 3 ट्रांसलेशन होती है, 2 वाइब्रेशन होती है, तो 5 बन जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही यहाँ पर हो जाने वाला है। इस बता देते हैं 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक के लिए, और 2 रोटेशनल, रोटेशनल नॉट वाइब्रेशनल, तो 5 होगा ये टोटल। चलिए नेक्स्ट जो है ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो आपने बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा पीरियड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सी बी रीजन होता है, इक्विलिब्रियम रीजन होता है, जहाँ पर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल करने लगता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यहाँ इससे आगे जो है ये टेम्परेचर का राइज शुरू करता है जब स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये सी और डी रीजन जो है वो रीजन होता है जहाँ पर वाटर और स्टीम जो है इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सी डी रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। टू इक्वेशंस ऑफ एस एच एम, ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो साइन में है एस एच एम की, और ये इक्वेशन जो है वो कॉस में है। तो दोनों में फेस डिफरेंस, क्योंकि साइन और कॉस में फेस डिफरेंस ही 90 डिग्री का होता है, पाई/2 का होता है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, a child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched। तो बच्चा टर्न टेबल पर खड़ा है और अपनी आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ है, और उसकी स्पीड दे रखी है। हाउ मच इज द एनुअल स्पीड ऑफ द चाइल्ड। बताओ ये टर्न टेबल
स्पीड दे रखी है और बच्चे की स्पीड बताइए। अगर वो अपने हैंड को फोल्ड कर लेता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 टाइम्स इनिशियल वैल्यू का रह जाता है, कम हो जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ बच्चे की स्पीड क्या है। तो इसमें जो हमारा एनुअल मोमेंटम की कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो काम करता है कि क्योंकि टर्न टेबल के ऊपर बच्चा खड़ा है, अब उसकी बाजू पहले आउटस्ट्रेच थी फिर उसने फोल्ड कर ली, तो पहले जो एनुअल मोमेंटम था और जो नया एनुअल मोमेंटम है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहने चाहिए। और अगर वो इक्वल रहने चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1, let us take the pen, I1 omega 1 should be equal to I2 omega 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज करो पहले उसका जो बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और स्पीड थी 40। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब उसने हाथों को अपने होल्ड कर लिया वो 2/5 टाइम्स रह गया ओरिजिनल का, और नई स्पीड हमें मालूम नहीं, सपोज करो वो है ओमेगा। अब यहाँ से बहुत ईजी है, आई से कैंसिल हो जाता है और ओमेगा की वैल्यू जो है 40 × 5/2 हो जाएगी, एंड दैट सिंपली इक्वल टू 100 RPM। तो आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 12, a gas is filled in a container at pressure P if the mass of the molecule is halved, their RMS speed is double, the resultant pressure would be। तो अगर फॉर्मूले आपको आते हैं ये इस तरह के तो यू कैन डू देम वेरी इजीली, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो कह रहा है कि प्रेशर, पहले तो आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखिए, प्रेशर exerted by gas on the walls of a container is 1/3 nm v square by v वॉल्यूम। वो कह रहा है कि मास जो है वो हाफ कर दिया, वेलोसिटी डबल कर दी, तो बताओ प्रेशर में क्या चेंज आया। तो चलिए प्रेशर मान लीजिए P डैश हो गया, तो सारे पैरामीटर्स चेंज कर दो, n will remain as n, no change on n, but mass is now m/2 and velocity is 2v square and वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी सॉरी 3, तो 1/3 into nm/2 into 4v square by v, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 बचा। तो मतलब 2 एक फैक्टर ऐसा है जो ओरिजिनली से कनेक्ट कर रहा है nm v square by v। मतलब ये तो हमारा प्रेशर P है ओरिजिनल, यानी कि 2P हो गया, तो प्रेशर विल बी डबल्ड, ट्वाइस ऑफ द प्रेशर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। चलिए अब आ गए आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। वेल नोन है इस तरह क्वेश्चन से कि क्या ऑप्शन देना होता है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन 13 को असर्शन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रीचिंग द ब्लॉक O to Q इज सेम एंड O and Q इज सेम। कि P से अगर हम O पर आए, ये ब्लॉक जो है खिसक कर यहाँ पर आ जाए और यह ब्लॉक ये इधर आ जाए, तो दोनों में वर्क डन सेम लगने वाला है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये रीजन इसका देना है। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ पे वो कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ से कहाँ मूव हुआ है, वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं हाइट यहाँ पर h है और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पर आई या फिर यहाँ पर आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यस इट्स इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब जहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। प्रेशर एट द बॉटम द ईच केस इज सेम, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नॉट ऑन द शेप ऑफ द वेसल। तो कह रहा है कि बॉटम में चाहे आप कहीं भी ले लें क्योंकि हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू होती है एच रो जी, एच हाइट, रो डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम लिक्विड है, इसलिए डेंसिटी की तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, और एच जो है वो यहाँ पर सेम है सबका, तो प्रेशर सेम होगा। तो लेकिन वो कह रहा है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, इंस्टेड ऑफ डेंसिटी शुड अराइव ऑन लेंथ और हाइट ऑफ द लिक्विड। तो रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ लेंथ की बजाय वो डेंसिटी लिख रहा है, बट ये assertion सही है। तो assertion is correct but reason is not the correct explanation of assertion। चलिए यहाँ पर आ गया 15th क्वेश्चन, ए गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम V to V। कोई गैस थी वो यहाँ से यहाँ तक उसका वॉल्यूम V से 2V हो गया, लेकिन ये दो तरह से हो रहा है, यहाँ पर एक है एडियाबैटिक चेंज और दूसरा है आइसोथर्मल चेंज। आप देख सकते हैं दिस इज एडियाबैटिक चेंज एंड दिस इज आइसोथर्मल चेंज। तो कह रहा है फर्स्ट थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस एंड देन थ्रू आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज लेस, pressure and volume in both cases is same, तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू PV का। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वर्क डन होता है बिल्कुल ये बात सही है कि जो PV कर्व है, देखो ये P है और इधर V, और एक कर्व जो है इसको PV कर्व बोलते हैं, तो इसके अंदर जितना एरिया है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अगर डायबिटिक के नीचे वर्क डन निकाले तो देखो काफी सारा एरिया बनता है ये, और अगर आइसोथर्मल कर्व के नीचे हम एरिया निकाले तो कम बनता है, तो डेफिनेटली आइसोथर्मल में वर्क डन कम होगा क्योंकि PV कर्व के अंदर एरिया भी यहाँ पर कम है। तो बिल्कुल ये दोनों ही सही है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, when two vibrating tuning forks having this one frequency and this one frequency held close to each other, beats cannot be heard।
द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड ओनली व्हेन f1 f2 इज लेस देन 10 हर्ट्ज। तो देखिए देखने में लगता है कि ये सही रीजन होगा या सेशन होगा, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बीट्स होती हैं, बीट फ्रीक्वेंसीज को डेल्टा एफ कहें या एफ कहें, दैट इज f1 माइनस या f2 माइनस f1 कह सकते हैं। तो 350 माइनस 300 करेंगे तो 350 हर्ट्ज निकल के आते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज आ रही है, अब वो हमें सुन क्यों नहीं रही है? ठीक है नहीं, उसका रीजन जो है वो क्या है? ये बिल्कुल सही है सेशन, बिल्कुल वो सही कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें जो है नहीं सुनेगी, लेकिन इसका रीजन गलत है। वो कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ सुपरपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में अगर बीट फ्रीक्वेंसी मतलब जो f1 माइनस f2 की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 10 हर्ट्ज है तो ह्यूमन ईयर कैन नॉट रिजॉल्व इट, रिजॉल्व नहीं कर पाते ह्यूमन ईयर, बता नहीं सकते कि कौन मतलब f1 f2 में बीट्स बनी है कि नहीं बनी है। तो वो तो 50 हर्ट्ज है और जो ह्यूमन रेंज है वो लेस देन 10 हर्ट्ज की है। अगर वो लेस देन 10 हर्ट्ज होती तो ह्यूमन ईयर कैन ईयर, बट इट इज 10 हर्ट्ज। तो बस यहाँ पर वो ह्यूमन ईयर की बात अगर लिखता तो सही हो जाता, लेकिन उसने ये सुपरपोजिशन की बात यहाँ पर कर दिया, तो इसलिए रीजन जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए असर्शन सही हो जाएगा, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बनने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। इफ टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन एस, रेडियस एस of the drop density rho of the liquid dry expression of T using dimensional analysis। तो dimensional analysis का यूज करके यहाँ पर आपने टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करना है डायमेंशनल एनालिसिस के वे से। तो हाउ वी कैन डू दिस, दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे इसको हम। वो कह रहा है कि टाइम पीरियड टी, पेन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम पीरियड टी को एक्सप्रेस कीजिए, फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए मतलब इसका यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो टाइम पीरियड है हम उसकी डिपेंडेंसी देख लेते हैं, के कांस्टेंट ले लेते हैं। पहली डिपेंडेंसी एस की है, पावर ए रेज कर लीजिए। दूसरी डिपेंडेंसी रेडियस की है बी, और थर्ड डिपेंडेंसी जो है वो डेंसिटी की है। तो एस क्या है? सरफेस टेंशन। जो है रेडियस, और वो क्या है? डेंसिटी। किसकी? एक ड्रॉप है उसका रेडियस है, वो किसी लिक्विड से बनी है उसकी डेंसिटी, और जो उसमें सरफेस टेंशन है वो एस यहाँ पर। तो चलिए अब हम इनके जो डायमेंशन फॉर्मूला है ईच का हम देख लेते हैं। टाइम पी एक कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज खाली छोड़ देंगे, लेकिन सरफेस टेंशन एक फोर्स है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है mt माइनस टू रेज टू पावर ए, रेडियस एक लेंथ है रेज टू पावर बी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ml माइनस थ्री रेज टू पावर सी। नाउ हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, और ये पावर्स जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर, ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर, और फिर कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर हमें मिलेगा a प्लस सी जीरो के इक्वल, b माइनस थ्री सी वो भी जीरो के इक्वल, और माइनस टू ए मिलेगा हमें वन के इक्वल। तो यहाँ से a अगर हम फाइंड आउट करें तो माइनस वन बाई टू, सी वन बाई टू, और b जो है हमारे पास थ्री बाई टू निकल के आएगा। तो ये जो a b और c की वैल्यू जो आई हैं इनको हम वापस यहाँ रिटर्न कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो k एस की वैल्यू हो जाएगी a मतलब माइनस वन बाई टू, r की पावर b थ्री बाई टू, एंड रो डेंसिटी की पावर वन बाई टू। तो आप देख सकते हैं ये वन बाई टू है, और ये थ्री इंटू वन बाई टू है। तो अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं के अंडर द रूट रो की वन बाई टू थी, एस की माइनस वन बाई टू थी, इसलिए नीचे आ गया, और रेडियस की जो थी वो थ्री बाई टू थी, यानी कि रेडियस थ्री, और जब इस पावर को ओपन करेंगे रूट को तो थ्री बाई टू बन जाएगा। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमें ड्राइव करना था। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में इसको पूछा गया है। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है टू वायर्स का ए और बी मटेरियल है। तो आपने बताना है, देखो यहाँ पर ये इसका रीजन और ये इसका रीजन, ये ज़्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, ये मटेरियल बी है, ये मटेरियल ए है, ये इसका इलास्टिक रीजन, इसका इलास्टिक रीजन, ये इसका प्लास्टिक रीजन, ये इसका प्लास्टिक रीजन, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट। तो इन ऐसे कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक रीजन बहुत कम है, यहाँ पर प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है। इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कम है, इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है। तो विच ऑफ द मटेरियल इज मोर डक्टाइल, तो डक्टाइल कौन सा होगा? तो डेफिनेटली ए जो है वो ज़्यादा डक्टाइल होगा, क्योंकि जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है, ये देखो ये प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो ए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच मटेरियल हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो जो ज़्यादा स्टीप होता है यहाँ पर देखो एंगल बड़ा है, तो वो उसका यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा होगा, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा स्ट्रॉन्गर है? तो जिसका फ्रैक्चर पॉइंट हाई होगा, तो आप देख सकते हैं इसका फ्रैक्चर पॉइंट हाई है, तो इसलिए ए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और कौन ब्रिटल है, कौन जल्दी टूट जाएगा, तो डी डेफिनेटली जल्दी टूट जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो कम है। सो
तो ईजी से ये कुछ क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एनालाइज करना है ग्राफ और उसको बता देना है। इसके और ऑप्शन में स्टील वायर हैज दिस मच लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया दिस वन, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया अंडर गिवन लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस। देखिए एक हमारे पास स्टील वायर थी और एक दूसरी जो है हमारे पास कॉपर वायर थी। जो आपकी स्टील वायर है वो 4.7 मीटर लेंथ है और जो कॉपर वायर है वो उसकी जो लेंथ है वो 3.5 मीटर है। और ये मतलब इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका डिफरेंट है, लेकिन इस पे जो लोड लगाया जाता है वो सेम है, सेम लोड दोनों पे लगाया जाता है। तो बताओ यंग्स मॉडुलस का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं यंग्स मॉडुलस के बेस पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। रेशियो यानी कि वाई स्टील, स्टील यंग मॉडुलस एंड वाई कॉपर, कॉपर का यंग मॉडुलस दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील into area of copper divided by length of copper into area of steel। तो इस तरह से जो फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का उससे आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। बस आपको वैल्यूज रखनी है। तो लेंथ दे रखी है और लेंथ के बाद एरिया दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर लेंथ कॉपर की दे रखी है 3.5 और एरिया दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻5। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये 18.8 बन जाएगा और यहाँ पर ये 10.5 बन जाएगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये 1.79 के आसपास यानी कि 1.8 नियर अबाउट ये रेशो निकल कर आता है। तो इस तरह से आप ये यंग्स मॉडुलस में रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, डिफाइन सरफेस टेंशन, रिड्यूस रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो हाउ यू विल आंसर इट, आई विल गिव यू द आंसर। तो पहले आपको जो डेफिनेशन लिखनी है सरफेस टेंशन की वो क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपने लिखना है। ये पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है और कैसे लगेगा, एक्टिंग परपेंडिकुलर एंड imaginary line, acting perpendicular to the imaginary line drawn on the liquid surface, on the liquid surface tending मतलब कोशिश कर रहे हैं, tending to pull the surface। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, surface molecules together and minimize surface area। अब देखो समझिए इसको क्या मतलब है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक, कोई जैसे कोई ग्लास है, इसमें लिक्विड भरा है, तो इसके सरफेस पे हमने जो टॉप सरफेस है वहां पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसकी जो लेंथ है, इसकी पर यूनिट लेंथ पर लगने वाली मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ पर लगने वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है जो क्या कर रहा है, मतलब वो इस लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, दैट इज टेंडिंग टू पुल द सरफेस मॉलिक्यूल टुगेदर, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे की तरफ लाने के लिए काम कर रहा है, टेंडिंग टू पुल द सरफेस मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया। और वो इस तरह से काम कर रहा है कि जो टॉप सरफेस बने किसी लिक्विड का, ये टॉप सरफेस जो बने उसका एरिया जो है वो मिनिमम हो। जैसे कि कोई ड्रॉपलेट होती है, बॉल जैसे है, तो वो स्फेरिकल है क्योंकि स्फीयर का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो मिनिमम होता है। तो ये फोर्स लिक्विड के सरफेस पे लगता है, मॉलिक्यूल्स को आपस में पुल करने का काम करता है और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो ये पार्ट हो गया एक आपके क्वेश्चन का। दूसरा क्या पूछा था उसने, रिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में अपने रिलेशन को रिड्यूस करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कि लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वहां पर एक रेक्टेंगुलर ऐसे हम लेट्स टेक द पेन, पेन से इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सपोज कर लीजिए, हमने वहां पर एरिया सेलेक्ट कर लिया है और ये जो लेंथ है ये इसके ऊपर मूव कर सकती है। इतना की फिल्म हो गई टॉप फिल्म सरफेस के ऊपर, दैट इज एबल टू मूव, इसको मूव करवा सकती है ऐसे। अब इसकी लेंथ हमने एल सपोज कर लेनी है। अब सपोज करो ये मूव होकर यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर पहुंच गई, तो आप देखिए कि जो लेंथ है उसके जो फोर्स है वो दोनों तरफ लग रहा है, मतलब एल और एल जो है वो दो बार काउंट होगी, इसलिए हम लेंथ जो है 2L लेते हैं, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बाय डेफिनेशन जो सरफेस टेंशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ और लेंथ है हमारे टोटल 2L। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है F/2L। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालें तो ये S इंटू 2L हो जाएगा। नाउ वर्क डन। अब सपोज करो ये जो लेंथ एलिमेंट है हमने थोड़ा सा डी एक्सिस को यहाँ मूव किया और ये यहाँ पर पहुंच गया, दिस इज वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स ट्रेवल दिस वे। तो एक रेक्टेंगल जैसा बन गया यहाँ पर, और इस रेक्टेंगल में जो एरिया है वो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो पहले वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। अब वर्क डन जो डी डब्ल्यू होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं,
फोर्स है आपका s इंटू टू एल और डिस्प्लेसमेंट है 2x। तो यहाँ पर आप देखो कि जो ये एरिया एलिमेंट है इसका एरिया कितना बनेगा, हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट। सो दिस इज एक्चुअली 2l इंटू dx, बिकॉज लेंथ इंटू विड्थ जो होती है वो हमारे पास, क्योंकि जो फोर्स है वो डबल साइड से लग रहा है तो इसलिए लेंथ जो है इसकी डबल काउंट होगी, और जो इंक्रीज आया है विड्थ में वो dx है, तो एरिया जो है 2l इंटू dx। तो अब इसको रीराइट करें तो ये बन जाता है s इंटू 2l dx। तो यहाँ हम लिखें s इंटू डेल्टा a, बिकॉज a इज द चेंज इन एरिया। तो यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाता है कि वर्क डन इज एक्चुअली इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सो दैट इज योर डेरिवेशन, एंड वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो आपका जो सरफेस एनर्जी का रिलेशन बना, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू increase in area. So this is your derivation. Surface energy is equal to surface tension to increase in area. So in this way you can write its answer. तो important question है जिनसे आपने इसको कर लेना है. Now next part of the question is a railway carriage of mass 9,000 kg moving with a speed of this much collides with a stationary carriage of the same mass. After the collision the carriage gets coupled and moved together. What is their common speed after collision? कोई रेल का कैरिज था 9,000 किलो का मास है, स्पीड इसकी कितनी है, और वो किसी बिल्कुल स्टेशन में खड़ा हुआ कोई दूसरा कैरिज था उससे टकराया, और जब वो टकराने के बाद वो दोनों दूसरे साथ कपल हो गए और साथ साथ मूव करने लगे, तो अब उनकी कॉमन स्पीड बताओ कोलिजन के बाद कितनी होगी। और ये क्योंकि वो एक दूसरे साथ कपल हो गए तो बताओ ये किस प्रकार का कोलिजन है, इस तरह का कोलिजन को हम क्या कहेंगे। तो इस तरह कोलिजन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसको यहाँ पर सोल्व करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए कि कैरिज जो था उसका मास m1 था और वेलोसिटी थी सपोज कीजिए u1। वो मूव करता हुआ यहाँ पर एक कैरिज था कोई जिसका मास था m2, और अभी के लिए मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी जो थी इनिशियल वो है u2। फिर वापस में वो टकराए, टकराने के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ कपल हो गए और वो एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगे, और मास तो m1 और m2 का है ही। तो इस सिचुएशन में आपने बताना है कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल से अगर हम देखें तो m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू v। तो इसमें अगर हम सारी वैल्यूज को रखें तो देखिए कि m1 जो है वो 9,000 किलो का है, वेलोसिटी उसकी जो है आप देखिए कि 36 आई थिंक कितनी देर की है, यस इट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर, लेट अस टेक द पेन, 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आप कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो आप देख सकते हैं दैट इज कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 हो गई। मास जो है नेक्स्ट कैरिज, उसका कैरिज का जो स्टेशनरी है और m2 है, और लेकिन वो स्टेशनरी है इसलिए u2 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब कंबाइंड मास उन दोनों का, कंबाइंड मास उन दोनों कितना है देखिए यहाँ पे दे रखा है, सेम मास है मतलब 9,000 प्लस 9,000 तो 18,000 हो गया, और वेलोसिटी भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इजी, 3 0 कैंसिल हो गई, ये बन गया 90 और 18v इक्वल टू योर 5 मीटर पर सेकेंड। 18 5 90 से आप निकाल सकते हैं v 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कॉमन स्पीड एंड व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन किस टाइप का है, तो हमें चेक करना होगा कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया क्या, क्या उनमें अगर कोई चेंज नहीं आया या आया उसी हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम जो है 9,000 है मास और वेलोसिटी 10 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 450,000 जूल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये भी वही फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम मतलब 18,000 और वेलोसिटी हो गई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 225,000 जूल। तो आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है तो ऐसे कोलिजन जो होते हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाते हैं। दे आर नॉट इलास्टिक, दे आर इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन किस प्रकार का हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन। सो दैट इज इट्स आंसर, काइनेटिक एनर्जी से आपने इसको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, what will be the duration of the day if the earth suddenly shrinks towards original volume 1/64 वॉल्यूम अगर हो जाए अर्थ का, लेकिन मास वही का वही रहे, सिर्फ वॉल्यूम श्रिंक हो जाए, तो बताओ दिन की ड्यूरेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। और जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है 2/5 mr²। तो राइट अप्रोच से आप इसको इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल की वैल्यू होती है आई ओमेगा, ठीक है, और आई जो है वो आपको गिवन है 2/5 mr²। एम इज द मास, आर इज द रेडियस। नाउ वॉल्यूम
वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होके 1/64 हो गया। तो आर कितना होगा बताओ, हाउ मच आर। अब देखो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आर या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम का अगर क्यूब रूट लें तो आर होगा। तो दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम का क्यूब रूट होगा मतलब उतना आपका रेडियस हो जाएगा। और 1/64 का क्यूब रूट कितना होगा, 1/4। तो दैट मीन्स रेडियस जो है उसका श्रिंक होकर फोर्थ हो जाएगा, 1/4 r/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। नाउ अब रेडियस पहले था r, फिर हो गया r/4। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यानी कि आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब 2/5 mr² ओमेगा विल बी कांस्टेंट। तो 2/5 m तो पहले से ही कांस्टेंट है, यानी कि r² ओमेगा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। देखिए चलिए पहले सपोज कीजिए रेडियस था आपका r, तो r² ओमेगा की वैल्यू होती है, क्योंकि टोटल एंगल है 2 पाई और उसको लगते हैं कवर करने में 24 घंटे। और नया रेडियस हो गया फोर्थ पार्ट और उसका स्क्वायर, फिर ओमेगा। ओमेगा है 2 पाई, टाइम पीरियड है अब जो फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। यू डैश कह लीजिए या टी कह लीजिए, आपकी मर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ सोल्व करने पर आप देखिए कि स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/24 और यहाँ बचेगा 1/16 इंटू 1/t। और p की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 24/16, और 24/16 मतलब 1.5 आवर्स। तो टाइम पीरियड जब जो है आपका 1.5 घंटे का हो जाएगा, 1.5 आवर्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा पीरियड 2 पाई/t का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, इसका ध्यान आपने रखना। तो होपफुली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और इसको आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हमने दिया है। चलिए, so now we have section C, 3 markers question. Why circular roads are bent? To try an expression for angular banking or say circular turn, consider that coefficient of friction between tire and road is mu. तो काफी फेमस 11th फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, why roads are bent। रोड को बेंड क्यों किया जाता है? बेंड का मतलब कि जो रोड है किसी शार्प टर्न के ऊपर जो आउटर एज है इसका, दैट इज रेज्ड लिटिल बिट, उसको थोड़ा रेज किया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो रीजन इसका सिंपल सा है कि किसी शार्प टर्न को नेगोशिएट करने के लिए अगर हमें हाई स्पीड से या एक रिक्वायर्ड स्पीड से मूव करना है, तो बैंकिंग करने से जो व्हीकल का वेट है वो 2 कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है में नॉर्मल रिएक्शन का और आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो प्रोवाइड करता है। इसी कारण वो स्किड ऑफ नहीं होता और व्हीकल जो है वो रोड पर बना रहता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर बैंकिंग द रोड्स। नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि अपने वेलोसिटी कितनी हो सकती है ऑप्टिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके लिए डेरिवेशन को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द रोड वी हैव बैंड, वी हैव रेज्ड द रोड बाय एंगल थीटा। जितना यहाँ पर दिख रहा है इतना नहीं होता है, बस ये सिर्फ डायग्राम में शो करने के लिए। सपोज करो ये आपका कोई व्हीकल है, दिस इज योर व्हीकल विच इज बीइंग बैंड, ठीक है। तो अब देखिए कि इसका जो वेट है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड्स, और जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो इस तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज टुवर्ड सेंटर, तो इसकी वैल्यू होगी mv²/r। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्टिंग दिस वे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ और एक हो जाएगा इस तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें तो इस तरह से बन जाएगा। लेट अस ड्रॉ द कंपोनेंट्स लाइक दिस। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा बनेगा, तो थीटा के अलॉन्ग एंड कॉस थीटा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ है F, ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो इस तरफ हो जाएगा आपका F cos थीटा
तो यहाँ हो जाएगा f sin theta. So these are the components of various forces. Now you can see that n cos theta is balanced by जो n cos theta है that is actually equal to mg plus f sin theta. यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. यहाँ हम कह सकते हैं कि n cos theta माइनस f sin theta इज इक्वल टू mg. ये इक्वेशन 1 बन जाती है. इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं. यहाँ पर आप देखें कि जो एक ही साइड में लग रहे हैं ये n sin theta. यहाँ पर देख सकते हैं आप n sin theta plus f cos theta. They are equal to the necessary centripetal force provided by these two forces, that is mv square by r. Okay, इस तरह जो फोर्स होगा वो m square by r होगा. तो यहाँ से ग्राफ देखें इसको 2 इक्वेशन कह सकते हैं. बस आपने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है. दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. नाउ डिवाइडिंग these two equations we can write n cos theta minus f sin theta divided by n sin theta plus f cos theta equal to mg divided by mv square by r. So now you can see that we can put as f by n as mu as this is the formula force. This is formula for frictional force because force of friction is equal to mu n. तो यहाँ से f equal to mu n होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन की बात यहाँ हम कर रहे हैं तो f by n जो है वो mu s के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ जो इक्वेशन है ये वाली this equation can be modified into this form. Let us divide the whole equation by n. तो ये बन जाएगी आपकी हम n cos theta से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही n cos theta से डिवाइड कर देते हैं. तो ये बन जाएगा 1 माइनस f by n tan theta, क्योंकि साइन ओवर कॉस जो है वो tan होता है. और यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन ओवर कॉस tan थीटा और यहाँ बन जाएगा f by n. और ये वही रहेगा that has no change. m is cancelled by m and rg over v square. हम यहाँ पर पहले r जो है स्मॉल ले रहे थे एक्चुअली में कैपिटल r यहाँ पर इसको लिया जाना चाहिए in order to avoid any confusion. Okay, whatever it may be. Now we can return this value f by n. f by n की वैल्यू जो है आप न्यू रिटर्न कर दीजिए म्यू s. तो ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू s tan थीटा और यहाँ बन जाएगा tan थीटा प्लस म्यू s इक्वल टू rg over v square. And we are interested in finding v square. तो v square अगर हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहें तो ट्रांसपोज करके v square ऊपर ऐसे तो चला जाएगा और rg जो है वो v square इस तरह से और rg दूसरी साइड में चला जाएगा. तो ये बन जाएगा v square इक्वल टू rg म्यू s प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू s tan थीटा. सिंपल मैथमेटिक्स. और अगर हम यहाँ स्क्वायर को हटाएं तो ये अंडर द रूट यहाँ पर बन जाएगा. So actually this is the maximum safe speed of the vehicle on a bent curve road. So that is your actually max speed Vmax. अगर फ्रिक्शन वहाँ नहीं है तो म्यू इसको हम 0 कह सकते हैं. फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट या फ्रिक्शन इज एब्सेंट, जो ऑप्टिमम स्पीड होगी वो v इक्वल टू ऑप्टिमम. वहाँ पर ये म्यू इसको हम 0 करके इस नए वैल्यूज को पुट करके we can find out and this will be rg tan theta. So this is the optimum. So in this way we can do this sum. Now let us move to our new question. Next question आप देख सकते हैं हमारे पास है spring balance is attached to the ceiling of a lift. When the lift is at rest, spring balance rates 49 Newton. If the lift moves downwards with acceleration of 5 meter, upwards with this acceleration with constant velocity, what will the reading of the balance in each case? तो एक सिंपल लिफ्ट का क्वेश्चन है जहाँ पर एक जो उसकी ये आपकी लिफ्ट है उसकी सीलिंग के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस हैंग की हुई है. तो इस स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आ रही है वो वेरी कर रही है एज पर द मोशन ऑफ दिस लिफ्ट. तो ये लिफ्ट किस तरह से जो है अलग अलग रीडिंग देगी डिफरेंट सिचुएशन में वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है. तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं रिलेटिवली इजी होते हैं क्योंकि पहला केस वो कह रहा है कि जब लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड्स, लिफ्ट जो है जब अपवर्ड मूव कर रही है तो इक्वेशन होती है आपकी आर की वैल्यू होगी एम जी प्लस ए. तो एम जी प्लस ए जो है आपका 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75 न्यूटन. जब लिफ्ट जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आर की वैल्यू होती है आपकी एम जी माइनस ए. दैट मीन्स 5 इंटू 5 25 न्यूटन. और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है then r must be equal to mg only. No, because acceleration a is constant, acceleration is 0, velocity is constant. Then r equal to mg. In that case 5 into 10 50 न्यूटन. तो आपने देखा
अपवर्ड में 75, डाउनवर्ड में 25 और कांस्टेंट वेलोसिटी में 50 न्यूटन यह है उसकी डिफरेंट रीडिंग्स होंगी. So this way you can do this part. 23, define elastic and inelastic collision. The lighter body collides with a much more massive body at rest. Prove that the direction of lighter body is reversed and massive body remains at rest. Very important question जहां पर आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स के बारे में डिस्कस करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की. Let us select the pen. Elastic collision. What are these? जैसे तो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में कोलाइड करते हैं, अगर उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज कंजर्व्ड, अगर ये दोनों ही लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम की कंजर्व रहती है एंड नो लॉस ऑफ एनी काइंड, इस तरह का कोई भी लॉस नहीं है, देन द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन. नाउ जो दूसरी तरह का कोलिजन है वो है इनइलास्टिक कोलिजन. तो यहां पर कौन सी चीज कंजर्व होगी? जो टोटल लीनियर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड बट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. और इस तरह का एक क्वेश्चन हमने देखा भी था जहां पर हमने वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी, तो सम काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. दूसरी तरह की कोई एनर्जी, हीट की फॉर्म हो गई, साउंड की, किस तरह की भी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन. नाउ द डेरिवेशन पार्ट में वो कह रहा है कि एक हम इस तरह समझ सकते हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी है u1. m2 एक वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी इट इज एट रेस्ट. नाउ इसमें ये प्रूव करना है कि जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर, a lighter body, you can see a lighter body collide with a much more massive body at rest. Prove that direction of lighter body is reversed and massive body remains at rest. तो जो लाइटर बॉडी है सिर्फ उसकी वेलोसिटी टकराकर रिवर्स हो जाएगी, जैसे इससे टकराएगी, टकरा के जो है वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, और जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट पर रहेगी. तो इसको हमें प्रूव करना है. तो चलिए मान लीजिए इनकी वेलोसिटी जो है m1 u1 है और दूसरे की m2 u2 है और वो रेस्ट पर नहीं है, दे आर हैविंग सम वेलोसिटी. देन इफ u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटीज, दीज आर इनिशियल, then what are final velocities? The formula क्या होता है final velocity? Correct, the body one having final velocity v1 which is given by m1 minus m2. This is very important. u1 plus 2 m2 u2 divided by m1 plus m2. And same way v2. How we can write v2? How we can write yes m2 minus m1 u2 plus 2 m1 u1 divided by m1 plus m2. So this is the formula for final velocities when two bodies of mass m1 and m2 with velocities u1 and u2 collide with each other. What are their final velocities? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे गिवन केस में जो u2 है वो 0 है, तो अगर हम u2 को यहाँ पर 0 पुट कर दें तो हमारे पास v1 निकल के आता है m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और फिर इसमें एक और बात है कि क्योंकि m2 इज मच मैसिव देन m1 and m1 is very young, and we can just take approximation that m1 is nearly equal to 0 because it's much lighter. If you put 0 in this, then v1 nearly equals to minus m2 u1 divided by m2, and m2 is cancelled with m2 which is equal to u1. So you can see from this relation, first part is proved that the velocity is reversed. v1 is nearly equal to the negative of u1. So first part is proved here. Now for the second part, he is saying that v2 is 0, v2 आपने 0 शो करना है. अब क्योंकि जो सेकंड बॉडी है u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पर है तो u2 क्या है? 0 है. और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये v2 की डेरिवेशन है ये वाली. अगर इसमें हम ये वैल्यू यूज करें u2 इक्वल टू 0 तो हमारे पास v2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो 2 m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. और क्योंकि m1 जो है वो नियरली इक्वल टू 0 है, तो आप जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो v2 की वैल्यू भी आपको 0 मिलने वाली है. तो इस कारण से ये प्रूव हो जाता है
कि मैसिव बॉडी जो है वो रेस्ट पर रहेगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ही। लाइटर बॉडी की जो वेलोसिटी है उससे टकरा के रिवर्स हो जाएगी। सो दैट्स इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Yes, what are the basic assumptions of kinetic theory of gases by an expression of the pressure exerted with the ideal gas? तो ये सभी डेरिवेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहे हैं, और इन डेरिवेशंस में जो डेरिवेशन वाले पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन वो रिलेटिवली उनमें मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं, क्योंकि उनको आप एक तरह से प्रिपेयर करके जा सकते हैं एग्जाम में सिविल डेरिवेशंस को। और ये जितने भी पेपर्स हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ, तो आप देखेंगे कि आपके मोस्टली जो डेरिवेशंस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक अजम्पशंस जो हैं काइनेटिक थ्योरी के उनको इनलिस्ट कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। चलिए तो लेट्स क्लियर द पेज। फर्स्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल के लिए आप नोट्स रेफर कर लीजिए, आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि पहला जो assumption है नंबर 1 कि किसी गिवन अमाउंट के लिए, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए, तो व्हाट इज गैस? गैस इज अ collection of large number of molecules that are in random motion। मतलब वो सभी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है और गैस जो एक तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। ये फर्स्ट assumption है। दूसरा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर, ऑर्डिनरी प्रेशर सामान्य दाब पर, एंड टेम्परेचर, the average distance between molecules is very large compared to the size of the molecule, कि जो मॉलिक्यूल का साइज है उसके कंपेयर में जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। थर्ड assumption जो है, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जो इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल। Why negligible? Because they are far apart. Due to the large distance between them, they cannot interact directly. So there are very less interactions between the molecules. Fourth assumption जो है, molecules make elastic collisions. So they are making elastic collisions with each other and also the walls of the container. आपस में भी इलास्टिक कोलिजन्स रहते हैं उनके, और जो वॉल्स हैं कंटेनर की उसके साथ भी इलास्टिक रहते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी और उनके मोमेंटम्स जो हैं वो कंजर्व रहते हैं। तो ये assumptions हैं बेसिक काइनेटिक थ्योरी की हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको आपने केयरफुली इसके सारे स्टेप्स को आपने कर लेना है, स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस या प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, डेरिवेशन फॉर दैट। सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिएगा, लेट अस अज्यूम द कंटेनर। कंटेनर किस तरह से है इसको पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प लेंगे, अगर ये कुछ काम कर पाए हमारा तो यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पर एक हमने क्यूब शेप का या क्यूबर्ड शेप का कंटेनर अज्यूम कर लिया है, और इसमें you can see that this x-axis and this is y-axis, x, this is y and this is z। तो चलिए ये मोल है कंटेनर की जहाँ पर मैंने शेयर किया है, यहाँ पर कोई पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता हुआ टकराता है विद वॉल ऑफ द कंटेनर। तो आप देख सकते हैं अगर उसका मास पार्टिकल का मॉलिक्यूल का m है, m मास है, तो मोमेंटम होगा mv, और क्योंकि x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो हम लेंगे mvx। ये हो गया इधर इस तरफ आने का, और यहाँ से टकरा के जब वो वापस गया तो ये हो गया माइनस mvx, क्योंकि डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई। नाउ नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, नेट चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था माइनस mvx, इनिशियल कितना था mvx, तो नेट चेंज होगा माइनस 2mvx। दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो नेट चेंज है मोमेंटम में, नेट चेंज इन मोमेंटम सभी स्टेप्स को आप फॉलो कर लीजिए ध्यान से, minus 2mvx। Okay, now how much momentum is imparted to the wall? Momentum imparted to the wall
क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर -2 में वी एक्स जो है मोमेंटम में चेंज आया है मॉलिक्यूल के, तो इसका बिल्कुल अपोजिट इतना ही मोमेंटम जो है वॉल को भी इम्पार्ट कर दिया जाएगा, तो वॉल का मोमेंटम हो जाएगा +2 एम वी एक्स। नाउ सी दैट इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules hitting the wall per unit volume, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हिट कर रहे हैं वो n है, और आप देखिए कि अगर वेलोसिटी v है और टाइम डेल्टा t में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल हो गई वी एक्स डेल्टा टी, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिस भी हमने एरिया को सिलेक्ट किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वॉल्यूम होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द कंटेनर या विड्थ ऑफ द कंटेनर, और या डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस हमारी है वी एक्स डेल्टा टी, तो दिस इज वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमने फाइंड आउट करने हैं, यूनिट वॉल्यूम क्या हमें मालूम है n है, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितने वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय n। सो नंबर ऑफ molecules with velocity vx hitting the wall in time delta t. Now see that we have to multiply this thing with n a vx delta t. Now some molecules are going this way, some molecules are going this way, so average number of molecules hitting the wall must be half of the total, मतलब हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज लेने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने यहाँ जो 1/2 का फैक्टर है वो इसलिए है कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन। तो एक सही अप्रोक्सीमेशन के लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो हमारा नंबर थ्योरेटिकल नंबर है उसको हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि टाइम डेल्टा टी में वेलोसिटी वी एक्स से उस वॉल को टकरा रहे हैं। अभी आपने फाइंड आउट किया था कि मोमेंटम जो है एक मॉलिक्यूल जो कितना मोमेंटम इंपार्ट करता है वो है 2mvx। तो टोटल मोमेंटम अगर इंपार्ट किया जाएगा वो इससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम टोटल मोमेंटम अगर निकालना चाहें, टोटल मोमेंटम इंपार्टेड टू द वॉल, तो ये हो जाएगा हमारा 2mvx multiplied by number of molecules यानी कि 1/2 n a vx delta t. Clear? Now you can see that here your vx is, यहाँ vx है और यहाँ vx है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज आपको यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि n और m जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास मतलब सब कुछ होने के बाद बचेगा nm a vx स्क्वायर डेल्टा टी। तो ये यहाँ पर बचने वाला है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फोर्स on the wall. Force on the wall is given by a F, that is Q upon delta T. Now this thing you need to know what actually it is, because see that this is momentum imparted, इसको हम actually capital Q से show कर रहे हैं, और momentum upon rate of change of momentum with respect to time is actually your force, Newton's second law। याद भी होगा आपको F is equal to dp over dt। तो actually Q is your momentum and divided by time, this gives you force। तो यहाँ अगर हम F निकालना चाहें तो डेल्टा टी इसमें से निकल जाएगा, ये जो डेल्टा टी है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये फोर्स आ जाएगा nm a v x स्क्वायर। तो अभी शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट प्रेशर, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से ये ए फैक्टर भी, एरिया भी निकल जाएगा ए से डिवाइड होने के कारण, तो ये बन जाएगा nm v x स्क्वायर। सो नाउ जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है उनकी सेम वेलोसिटी नहीं है, तो हम vx को ऐसे जनरली vx नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेनी होगी। तो फॉर एवरेज के लिए हम p को लिखते हैं nm vx स्क्वायर, ऐसे बार यहाँ पर लगा देते हैं। और ये बात आप याद रखिए कि केवल vx कंपोनेंट नहीं है, देयर आर टू अदर कंपोनेंट्स vx vy एंड vz। तो vx स्क्वायर को अगर हम ऐसे एवरेज में लेंगे तो दैट्स इक्वल टू 1/3 v स्क्वायर बार। तो यहाँ पर ये जो v है ये रिजल्टेंट है, मतलब तीनों कंपोनेंट्स का, उसमें x कंपोनेंट भी है, y भी है और z भी है, और 1/3 से लिया गया है एवरेज के लिए, 3 से डिवाइड किया गया है। तो दैट मीन्स कि जहाँ पर vx स्क्वायर बार है वहाँ पर हम 1/3 v बार स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी हैव टू राइट लाइक दैट। तो ये बन जाएगा आपका nm 1/3 फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, और v बार स्क्वायर यहाँ पर ऐसे हमें लिखना होगा। वी हैव टू राइट लाइक दिस, v bar square nm v bar square. So this is our derivation for pressure exerted. Now we can
फर्दर इसमें हम इसको पैराडाइमिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं इसका, बट फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कि प्रेशर एक्सर्टेड का आपका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप इसको एंड कर सकते हैं। और जिसका फर्दर पार्ट्स हैं, अगर किसी अदर क्वेश्चन में इसको आस्क किया गया होगा तो हम तब इसको आंसर करेंगे। तो यहाँ तक आप इस तरह से इसको प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अपने पेपर पर वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, obtain expression of the escape velocity of the body surface the earth। तो दिस इज वेरी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, जहाँ पर आपको एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले पूछा उसने इसको एस्केप वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है। तो एस्केप वेलोसिटी में आप जिस बात को परमानेंटली कह सकते हैं कि द मिनिमम स्पीड, दिस इज द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड required for an object to reach infinity, that is to escape from Earth's gravitational pull, is called escape speed या velocity, escape speed और velocity। तो ये वो कम से कम स्पीड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए, ताकि वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसको एस्केप कर जाए, और इसलिए इसको एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड कहते हैं। और या आप कहें कि हम किसी बॉडी को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल से को ओवरकम करते हुए इससे बाहर निकल जाए। तो इसमें हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं और अपने एनालिटिकल मेथड, दोनों से कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि इन्फिनिटी के ऊपर जो एनर्जी होगी टोटल वो जीरो होगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या होंगी, जीरो होंगी। तो सपोज करो हमने उसको वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दोनों ही जीरो के इक्वल हो गई। तो यहाँ से इक्वेशन से हम वी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gm अपॉन आर स्क्वायर, और वी बन गया आपका 2gm अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वी ई या वी एस्केप, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बॉडी का मास है उस पर डिपेंड नहीं करती है, और कट यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, भाई गलत कर दिया तो ये। तो देखिए इसमें कि इन्फिनिटी के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस जी एन एम अपॉन आर, ये दोनों ही जीरो होंगे। और यहाँ से आप देखिए एम एम कैंसिल हो जाए कॉमन लेके, और ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन आर हम कैपिटल ले सकते हैं, फॉर प्लैनेट का जो रेडियस है वो आर लेंगे, तो यहाँ से वी ई या एस्केप स्पीड जो है वो 2gm अपॉन आर यहाँ ऐसे हो जाती है। और ये बॉडी के मास पर, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है एस्केप स्पीड। और जो अर्थ के लिए जो वैल्यू है, अगर हम सारी पैरामीटर सारी वैल्यूज को रखें, जी की वैल्यू को मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ सबको पुट करें, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकल कर आती है। दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। इतनी बात इसने, अब इसको जी के टर्म्स में आपने लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जी जो होता है वो जी एम ऑन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं कि वी इक्वल टू जी एम अपॉन आर, आर से यहाँ और आर से ऐसे करके, तो आप देखिए ये बन जाता है 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्योंकि जी है तो ये रूट 2gr में भी आप इस तरह से भी एस्केप स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। तो एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का फिक्स रखा जाता है, टेम्परेचर इज फिक्स्ड थ्रू आउट, मतलब पूरी प्रोसेस के दौरान ये टेम्परेचर फिक्स होगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। दैट मीन्स कि टी जो है वो कांस्टेंट होगा, और अगर टी कांस्टेंट हो गया दैट मीन्स कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा। इसके एग्जांपल्स में आप कौन कौन से देंगे, मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है सपोज कि ये वॉल्यूम वी वन से वी टू तक, और इस दौरान जो है इसका टेम्परेचर टी जो है वो कांस्टेंट रहता है,
then that process is also called isothermal process. Now next part of this question is कि work done कितना होगा ideal gas का during isothermal process. तो हम work done के लिए expression निकाल लेंगे for isothermal process. सिंपल से 3-4 स्टेप हैं जिसमें इसको हम कर सकते हैं. अब स्मॉल वर्क डन जो है सपोज कीजिए वॉल्यूम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमारा होगा पी डीवी, बट वॉल्यूम हैज चेंज फ्रॉम V1 टू V2. तो वो जो वर्क डन होगा वो हमें इंटीग्रेट करके मिलेगा V1 से V2 तक, यानी कि पी डीवी को हम V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे. बट वी नो दैट P इज इक्वल टू म्यू आर टी थ्रू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ जो है म्यू अगर 1 है तो P इक्वल टू आर टी भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या हम अदर वर्ड्स में इसको कहें कि म्यू आर टी डिवाइडेड बाय वी, P इज इक्वल टू प्रेशर, इस तरह से हम, और ये प्रेशर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं. ये बन जाएगा आपका म्यू आर टी बाई वी इंटू डी वी, म्यू आर टी इंटू डी वी, और जो लिमिट्स हैं V1 टू V2. नाउ सी दैट जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप सबको जो है इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं. म्यू आर टी आर द कॉन्स्टेंट्स एंड V1 टू V2 सिर्फ आपके पास 1 बाई वी इंटू डी वी का इंटीग्रेशन बचता है. तो आप जानते हैं कि जैसे 1 बाई एक्स डी एक्स का जो जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये नेचुरल लॉग जिसको हम ln इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ भी वही ऐसे ही हम इसको अप्लाई कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका म्यू आर टी natural log of v, and limits are v1 to v2, and you can write this in this term mu rt, and limits अगर पुट करें तो ln v2 minus ln v1, which is your work done. तो यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो तब भी आपका सही होगा. और अगर आप इसको, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, इसको हम डिवीजन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो ये म्यू आर टी ln आपका v2 ओवर v1, इस तरह से भी हम वर्क डन लिख सकते हैं. तो इस तरह से अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं देन यू विल गेट फुल मार्क्स. तो हमने सारे पार्ट्स जो है इस क्वेश्चन के इस तरह से कर लिए हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है. हियर इज द 27th. State the parallelogram law of vector addition. Find the magnitude and direction of the resultant of two vectors when theta is angle between them. तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर वेक्टर्स. वेक्टर से इसको हमने इसको इजीली कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ को स्टेट करते हैं. यस, लेट अस फर्स्ट स्टेट द लॉ. Parallelogram. Yes, law of vector addition. Yes, क्या स्टेटमेंट आप इसमें लिखेंगे? इसमें लिखना आपने कि if two vectors represent in magnitude and direction by the adjacent, ये लिखना यहाँ पर जरूरी है, adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by diagonally of the parallelogram. So what does it mean कि अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के, ये हमारा सपोज कर लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, इसकी कोई दो एडजेसेंट मतलब दो एक दूसरे के पास की, जैसे ये दो साइड हैं, ये दो साइड जो हैं इसकी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं. दिस में भी ए वेक्टर एंड दिस में भी बी. तो कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट देने के बाद आप जो है इसको अब प्रूफ, ये इसकी डेरिवेशन है उसको भी इजीली कर सकते हैं. डेरिवेशन के लिए आपने क्या करना है, आप एक पैरेललोग्राम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए. वी कैन ड्रॉ अ पैरेललोग्राम लाइक दिस एंड यस वी कैन मेक, और इसका डायगोनल ऐसे ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पर ड्रॉप कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर लीजिए, इसको आगे एक्सटेंड कर दो. थोड़ा सा ये टेढ़ा यहाँ पर बन रहा है. यस, इसको पहले हम यहाँ एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ कर लेते हैं. नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स, देखिए जो ये एंगल है दिस इज थीटा बिकॉज दिस इज थीटा. नाउ दिस इज अल्फा, और इसमें बस और कौन कौन से एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं. चलिए दैट दीज एन ऑफ, यहाँ पर आप ये बीटा डिफाइन कर सकते हैं अगर ये आपका बीटा हो तो. फिर नोमेनक्लेचर नेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हो. दिस इज ओ, दिस इज पी, एस, क्यू, एन, एम, और ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी. पी और क्यू से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. एंड दिस इज वेक्टर आर, द डायगोनल, एंड दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. नाउ you can see through this diagram that this side will be, ये जो साइड है आपकी, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें P and S में, क्योंकि ये यहाँ पर थीटा एंगल बना है और ये B है तो ये भी B ही होगा.
आप देख सकते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम एंगल पर इंक्लाइंड है, तो दोनों ही बी होंगे। तो जो इसका ये कंपोनेंट होगा ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका ये आपका बी साइन थीटा हो जाएगा। और इसमें फर्दर हम जो है ट्रायंगल कौन सी यूज़ करने वाले हैं, हम ट्रायंगल जो है ये वाली ट्रायंगल ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लॉ का यूज़ करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा आपका कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कहने का ये हुआ, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। तो आपने देखना है कि ये आपका एस एन हो गया, ये आपका ओ एन हो गया, ये ओ एन, दिस इज ओ एन, और ये आपका एस एन हो गया। तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। आई थिंक यू कैन कोरिलेट इजी। आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रायंगल में हमने ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। नाउ इसके बाद जो है स्टेप्स बहुत इजी हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये जो ओ एन है, दिस इज ओ एन, ये एक्चुअल में ओ एन जो है टू साइड्स का सम है। ओ एन जो है वो ओ पी प्लस पी एन के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ओ पी है और ये आगे पी एन है। तो आप देखिए कि जो ओ पी है वो एक्चुअल में ए के इक्वल है, दिस इज ए, लेकिन छोटा कर लें तो ए है, और जो पी एन है वो बी कॉस थीटा है। तो ओ एन को हम ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और जो आपका एस एन है वो बी साइन थीटा है का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ए प्लस बी स्क्वायर हमने अप्लाई किया, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी स्क्वायर कॉमन है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है ट्रिग्नोमेट्री से आपको मालूम है कि वो 1 होता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, and OS is your R square. So from here you can write R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. So this is your derivation for the resultant of this these two vectors. ये जो A और B जो वेक्टर है इनका resultant R is given by this formula. तो यहीं तक आपने ये करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 28, a wave traveling along a string is described by this equation in which the numerical constants are in SI units. ये SI units में दे रखे हैं, calculate the wavelength, frequency, displacement at this position at this time. तो such kind of questions are relatively easy to solve, क्योंकि यहाँ पर आपको बस इक्वेशन गिवन है और वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है, और फिर इसमें जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। फिर ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप एक्स की वैल्यू को पुट करके इस टाइम पे जो है ये डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t। अगर इसको कंपेयर करें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, बन जाती है a साइन ओमेगा एक्स माइनस के टी। तो अगर कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर ओमेगा जो है आपका सॉरी गलत हो गया, कटना पड़ेगा भाई। तो इसमें जो इक्वेशन गिवन है हमें वो है 0.005 साइन 80x माइनस 3t। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो कंपेयर करके देखें तो k जो है आपका 80 बन जाता है, और जो ओमेगा है दैट इज योर 3। यहाँ पर अगर देखें तो ये ओमेगा 3 बन जाता है। तो सबसे पहले वेवलेंथ को पूछा है, तो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का 2 पाई ओवर टी। तो 2 पाई ओवर 80, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.078 मीटर। फिर आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी हो गई। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ओमेगा 3 है, 2 पाई वैल्यूज को पुट करेंगे पाई की तो आपको मिल जाएगी 0.48 हर्ट्स। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की y की वैल्यू पूछी है 0.05 साइन 80, जो x इज 30 एंड टाइम इज 20। तो यहाँ पर आप 30 और यहाँ पर 20 जो है आप रख के इसको y को ये पूरा ये 80 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से, ये बन जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 60, और ये हम माइनस करेंगे और फिर साइन की वैल्यूज वहाँ पर लेके हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं। अगर आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाए तो अगर इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी आपको यहाँ पर ये सही माना जाएगा, इवन दो सम मार्क्स में भी डिडक्टेड, बट देयर आर चांसेस दैट डिस्प्लेसमेंट साइन की वैल्यू थोड़ा यहाँ पर निकालना ट्रिकी हो सकता है। तो इस तरह से आप इस तरह के सम्स को कर सकते हैं। नाउ यस, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आ रहा है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन।
इस बेस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि let us return to an example of body mass m horizontally developed रखी है, gravity is cancelled by the normal reaction. Now suppose a force F is applied horizontally to the body. We now experience that a small applied force may be not enough to move the body, but if like force, but the only strong force on the body, it must move with acceleration F by m. Yes, clearly the body remains at rest because some other force comes into play. The horizontal direction opposes the applied force with the friction का रोड यहाँ पर आ गया, resulting in zero net force on the body. This force Fs parallel to the surface of the body is contact. The table is known as frictional force. Yes or yes, simple friction. The subscript stand for the static friction distinguished from kinetic friction. Fk that we consider later. Not that the static friction does not exist by itself. When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment applied force is there. As the applied force F increases, this Fs also increases. The remaining equal and opposite to the applied force, keeping the body at rest. Hence, it called the static friction. Kinetic friction of two types: sliding and rolling. Rolling is always less than the sliding friction. So this is the basic description of friction. क्या होता है और static और kinetic friction क्या होता है? यहाँ पर ये describe किया गया. Now the questions. First, no force is required for an object moving in a straight line with constant velocity, object moving with a circular motion, moving with the constant acceleration, object moving with the elliptic path. So A option is correct. An object moving in a straight line with constant velocity. Constant velocity से कोई body move कर रही है, then no force is required for doing that. This is your first law of motion. कि जब तक कोई external force अप्लाई ना करे तो बॉडी अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन को उसको कंटिन्यू करती है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो फोर्स, और कोई फोर्स नहीं कर रहा है तो दैट विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर एक बात ध्यान देने की कि फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है और वो जो चलती हुई चीजों को रोक देता है. तो दैट मीन्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी. चलिए नेक्स्ट, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अ बाइसाइकिल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव इट बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन changes into kinetic, static friction maximum, rolling friction changes to limiting friction, rolling friction changes into sliding friction. तो डेफिनेटली डी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेक है वो जैसे ये रिम है तो इस तरह से यहाँ पर वो लगते हैं और ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं. तो दैट्स वाई बाईसाइकिल जो है मूव नहीं कर पाती है, क्योंकि जो ब्रेक की अप्लाई करने का मैकेनिज्म है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन व्हील ऑफ द कार एंड रोड इज normal to the car, upward direction normal to the car, and downward direction in the direction of the motion of car, in the direction of opposite to the motion of car. Definitely in direction opposite to the motion of car. Opposing direction में ही होता है फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए हिंदी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा. और यहाँ पर if m mu s is coefficient of static mu, ये तो उसने आपको बता ही दिया था इन पैराग्राफ में ही कि mu s is always greater than mu k. तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा. Write the order of p coefficient of friction, mu s mu k is the coefficient rotation. तो आपने इनका ऑर्डर लिख देना है mu s then mu k and then mu r. Question number 30. Why do we have spanners of different sizes? Spanner used to tighten under the board. Nuts, bolts are different sizes. Torque to the tightening process precisely. Torque is product of. तो हमें जो हम डिफरेंट टाइप के जो स्पैनर्स होते हैं, स्पैनर आप जानते हैं कि किसी नट को टाइट करने के लिए जो स्पैनर होता है वो इस तरह से होता है. यहाँ पर नट होता है, इसको टाइट करने के लिए अलग अलग साइज के होते हैं. देखो हम फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ये आर है, तो टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है. तो मोर इज द आर, मोर विद द टॉर्क रोटेटिंग फोर्स. तो जितना बड़ा जी आर्म होगी स्पैनर की उतना ही टॉर्क यहाँ पर लगने वाला है जो इसको रोटेट करेगा. जैसे भी हम इसको रोटेट करवाना है तो आर इज इंपॉर्टेंट, फोर्स का रोल तो है ही, और आर और एफ के बीच में जो एंगल है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज टॉर्क इज एक्टिंग लाइक आर एफ साइन थीटा. तो मतलब अगर आप फोर्स इस तरफ लगाएंगे या इस तरफ लगाएंगे तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा. और मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको यहाँ 90 डिग्री का एंगल चाहिए. तो इस तरफ अगर आप फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम रोटेटिंग फोर्स होगा. तो इस तरह से हम टॉर्क का रोल इस क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों स्पैनर जो है डिफरेंट साइज के होते हैं और टॉर्क जो है किस तरह से यहाँ पर काम करता है. While applying force, if we increase the perpendicular distance from the axis of rotation, then what will happen? टॉर्क पे क्या होगा? टॉर्क डेफिनेटली इंक्रीज होगा. If sum of the clockwise torque equals sum of the anti-clockwise torque, then angular acceleration is angular acceleration जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों ही clockwise और anti-clockwise अगर दोनों का टॉर्क का सम जीरो है, दोनों का सम जो है वो इक्वल हो गया है, clockwise torque equal to the sum of the anti-clockwise torque, then angular acceleration net acceleration जो है वो जीरो हो जाएगा. यहाँ पर है force is given, where it is acting is given, then magnitude of the torque about the point, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स लग रहा है और इसकी वैल्यू टॉर्क की दे रखी है. तो टॉर्क फाइंड कीजिए और एक्स को भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो इसमें जो है आप सिंपली इसको इस तरह से कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू डू बिकॉज यू नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू योर आर क्रॉस एफ. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फोर्स तो गिवन है ओके, बट आर इज नॉट गिवन डायरेक्टली बिकॉज इट इज गिवन इन द फॉर्म दैट देयर आर एट दिस पॉइंट इट इज एक्टिंग एंड, और जो इस पोजीशन पर इस तरह से ये फोर्स जो है यहाँ पर लग रहा है. फोर्स इज, ये फोर्स की डायरेक्शन ये फोर्स है, देखो ये फोर्स दिस वन, और जो पोजीशन है इस आर के लिए
ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऐसे यहाँ पर गिवन है। अबाउट दिस पॉइंट एंड फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, सो यू नीड टू फाइंड दिस आर। तो हम इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको आर नॉट ले लेते हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको R1 ले लेते हैं। तो आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास इट इज योर R1 माइनस आर नॉट, और मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो इस तरह से मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। तो यू नीड टू फाइंड, सो R1 जो आर नॉट है उसकी वैल्यू जिसके अबाउट वो है I प्लस 2J प्लस K, और R1 इज गिवन एज 4I प्लस 3J माइनस K। सो R जो है आपका हो जाएगा R1 माइनस आर नॉट, और आप यहाँ से I वाले R टर्म्स माइनस कर सकते हैं, J के लिए J वाले टर्म्स माइनस कर सकते हैं, और K के लिए K वाले टर्म्स को इस तरह से ले सकते हैं, और ये बन जाएगा आपका 3I प्लस J माइनस 2K। सो दिस इज योर R वेक्टर, और F वेक्टर आपके पास गिवन है I प्लस 2J प्लस 3K। सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दिस डॉट दैट इज R क्रॉस F। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप जानते ही हैं हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से आपने I J और K को लिख लेना है। कोफिशिएंट्स यहाँ लिखेंगे, R के कोफिशिएंट लिखो 3 1 माइनस 2, और फिर हम लिखेंगे F के कोफिशिएंट्स 1 2 और 3, और यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताया था कि किसको हाइड करना है, कैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये 3 प्लस 4 I बन जाएगा, ये 9 प्लस 2 J बन जाएगा, और ये 6 माइनस 1 ये यहाँ पर बनने वाला है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7I माइनस 11J प्लस 5K, ये न्यूटन मीटर आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर 49, 11 स्क्वायर 121 और 5 स्क्वायर 25, ये 195 न्यूटन मीटर आपके पास टॉर्क बनने वाला है। और ये जो है Q1 है इक्वल x न्यूटन मीटर और 195 न्यूटन मीटर। तो दैट मीन्स दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू बन जाएगी 195। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द टॉर्क एंड वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। नाउ अदर पार्ट, यस और पार्ट क्या है, एक्सप्रेस टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन व्हाट कंडीशन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ये रिलेटिवली इससे भी इजी है। देखो व्हाट इज टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप डिफाइन कर सकते हैं टॉर्क को। लेट अस टेक द पेन। टॉर्क को आप एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, एंड इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क acting, that is torque external 0, then dl by dt will be 0. That implies that L will be constant or conserved. तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर एक्ट नहीं कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इतना ही इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। चलिए कंडीशन आपने बता दी। नाउ 5 मार्कर्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड सच दैट द इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डायग्राम आपने प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन के लिए आप प्रोजेक्ट की इक्वेशन को वहाँ पर बनाने वाले हैं। तो लेट अस डू इट। सबसे पहले आप डायग्राम इसका बना लो। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज योर वर्टिकल। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है और ये इस तरह का पाथ ट्रैवल करते हुए मैक्सिमम हाइट अटेन करते हुए और यहाँ पर ही जाके गिरता है। और इसको हमने u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दी है, तो u इनिशियल वेलोसिटी जो है थीटा एंगल यहाँ पर बना रही है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होने वाला है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की इक्वेशन को अगर आपने लिखना है तो हम ये x इस तरफ और ये y इस तरफ। तो चलिए पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में क्या होगा कि x इज गिवन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेलोसिटी इनटू टाइम, और जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को है u cos थीटा और टाइम है t, तो x की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा इनटू t, और यहाँ से अगर t निकालना चाहें तो ये हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। अब बात करते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल वर्टिकल मतलब y के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे। पहले बेसिक इक्वेशन आपकी होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या s भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। यहाँ पर आप जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे, क्योंकि u आपका है वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट आप देख सकते हैं u sin थीटा है, तो ये u sin थीटा, और p की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट की है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसमें हाफ माइनस साइन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड जो है वो माइनस ली जाएगी, और g की वैल्यू a की जगह g आ जाएगा, और t स्क्वायर p में आप x अपॉन u cos थीटा जो है p की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए u से u कैंसिल हो गया, साइन और cos tan होता है, तो ये बन जाएगा x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर ओवर 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को ओपन अप कर लिया है, और ये इक्वेशन जो है एक्चुअली में एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है, ट्रैजेक्टरी
और दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो द पाथ इज पैराबोलिक। तो इतना पार्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज, दूसरा पार्ट इसने प्रूव करने को आपको पूछा है कि बताइए कि जो टाइम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि projectile can have the same range r for two angles of projection if given to the time of the two cases, then prove that कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है सेम आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन और टी वन टी टू अगर टाइम हो तो आपने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट जो है टाइम का वो 2r/g होगा। यस, वी हैव टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, लेट अस सी दैट हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, आप यहाँ देखिए कि जैसे ये हमने इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट किया और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो इन दो एंगल्स के लिए जो टाइम पीरियड है उन दोनों का प्रोडक्ट आपने प्रूव करना है कि वो 2r/g है, क्योंकि दोनों एंगल्स के लिए जो r है वो सेम है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t होता है 2u sin थीटा अपॉन g। तो t1 अगर टाइम है तो हम कह सकते हैं कि 2u sin थीटा अपॉन ये g हो जाएगा, और टाइम t2 है उसके लिए एंगल जो है 2u sin थीटा 90 माइनस थीटा है। तो इसको सॉल्व करें तो बन जाता है cos थीटा अपॉन g। और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट लें t1 एंड t2 का, तो अब देखिए ये बन जाता है आपका यस 2u sin थीटा अपॉन g इंटू 2u cos थीटा अपॉन g। नाउ वी कैन राइट इट इन दिस वे 2 अपॉन g, इसको ऐसे लिखिए 2 अपॉन g, यहाँ पर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। सो वी शुड नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई, वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म। देखिए 2 ये यहाँ पर आ गया, ये g यहाँ पर आ गया, ये वाला g यहाँ पर आ गया, और जो u और u का मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर हो गया, ये वाला 2 यहाँ पर आया और साइन और cos जो है यहाँ और यहाँ इस तरह से आ गए। सो इसको थोड़ा सा इस तरह से ध्यान से हमें लिखना है, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हम जो है r की वैल्यू वहाँ पर बना पाएँ। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 2/g इंटू यू स्क्वायर। अब जो 2 साइन थीटा और cos थीटा होता है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g। नाउ दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर r, जो रेंज होती है वो जनरल रेंज। तो इसका फॉर्मूला दिस वन इज गिवन, सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली टू r/g। सो t1 एंड t2 का प्रोडक्ट जो है आपने प्रूव कर दिया, बिकॉज दिस इज इक्वल टू r, t2 r/g है। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द होल पार्ट। हम इसने जो है दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। नाउ ओवर पार्ट में define projectile motion so that a project is projected horizontally from a certain height, prove that path is parabolic। तो यहाँ पर उसने कहा है कि कोई जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, दिस इज आवर बिल्डिंग, और यहाँ से हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है और ये जाके यहाँ पर कहीं गिरता है, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें भी बताना है कि जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा, दिस यू नीड टू प्रूव हियर। सो इट इज मोर इजी टू डू, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो वो ut होगा, और यहाँ से t की वैल्यू जो है वो x/u हो जाएगी। और y में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकल वो 0 है, तो y इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो हम करते हैं टी स्क्वायर, वहाँ पर सिर्फ हमें 1/2 gt स्क्वायर ही मिलेगा। और यहाँ पर आप t की वैल्यू को पुट कर सकते हैं x/u, तो ये बन जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर y। सो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो ये जो पैराबोलिक इक्वेशन आई है यहाँ से प्रूव हो जाता है कि दिस इज पैराबोलिक पाथ। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हो गया पहला पार्ट। शो दैट व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, height attained by the body is 1/4 of the maximum range। He is saying that if हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम है, मतलब आर मैक्स जो है वो आपकी यू स्क्वायर बाई जी होती है, और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दैट इज गिवन बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो h की वैल्यू बन जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। तो यहाँ पर ये यू स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ पर इसको सॉल्व करें अगर हम फर्दर, तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 4g। तो अब इसमें 1/4 and 2u square by g, and u square by g is actually use r max fourth part। So you have proved that h is r max का fourth part होगा जब हम कंडीशन लें 45 डिग्री के लिए, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी द 1/4 पार्ट ऑफ द r max। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। A liquid is a streamlined flow through a pipe uniform cross section, sum of kinetic potential pressure। सो दिस इज एक्चुअली बर्नौलीज थ्योरम, और जो बर्नौलीज थ्योरम है इसको आप प्रूफ यहाँ पर देना है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको करने के लिए आपने जो है बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर देना होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम जो है इसका एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ओके, सो लेट अस हैव द डेरिवेशन फॉर बर्नौलीज थ्योरम।
तो स्टेटमेंट एक्चुअली इसने दे ही दी है कि बर्नौलीज थ्योरम का जो प्रिंसिपल है क्या कहता है कि जब कोई फ्लूइड मूव कर रहा होता है किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में तो उसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी वो सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। सो दिस नीड टू बी प्रूव्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेना आपने कि कोई पाइप है, सपोज करिए इस तरह से एक पाइप है। अब देखिए कि जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर इतना है और यहाँ क्रॉस सेक्शन ये है। तो क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस आपने यहाँ पर दिखा दिया है। अब किसी टाइम टी में मान लो फ्लो यहाँ से यहाँ तक हो गया है तो ये फ्लो आपने दिखा दिया है। एक्चुअली फ्लो सब में ही है और फ्लो जो है इस तरह से यहाँ पर मूव कर रहा है और ये फ्लो जो है यहाँ पर उतने टाइम में फ्लो यहाँ पर इतना हो जाता है। यहाँ एरिया ऑफ सेक्शन A1 है, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन A2 है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। एंड पॉइंट्स जो है यस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिस इज योर ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। यहाँ पर हाइट जो है इस एंटिटी पाइप की H1 है और यहाँ पर जो हाइट है वो H2 है। नाउ एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड, नाउ लेट अस सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन मतलब किसी पाइप में फ्लो ऐसे अपने आप फ्लो नहीं कर सकता, आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कोई आपने मोटर लगाई या आपने ब्लो किया या कुछ भी किया तो वर्क डन यू हैव टू प्रोवाइड एंड वर्क डन विल क्रिएट द प्रेशर एंड नाउ हाइट इज नॉट सेम सो देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस। तो सपोज कीजिए कि जो N1 है ये N1 है और ये N2 है, यहाँ पर वर्क डन जो है वो W1 हुआ है और यहाँ पर वर्क डन जो है वो W2 हुआ है। तो इस सिनेरियो में जो वर्क डन होगा अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन दैट इज W1 प्लस W2। नाउ वर्क डन जो होता है WP into delta V, this is your basic formula to find because P is pressure and V is change in volume, then it is your work done. So N1 पर जो वर्क डन होगा वो P1 डेल्टा V होगा और जो N2 पर होगा वर्क डन वो आपने माइनस होगा P2 डेल्टा V। अब आप देखिए कि यहाँ N1 पर we are employing some extra agency to force this liquid into this pipe, but at this end this liquid is pushing the flow of liquid further. तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन है because we are doing work, positive work to move. Now here at N2 the system is moving, system जो है वो पाइप को आगे फर्दर मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन मतलब माइनस साइन यहाँ पर इंक्लूड होगा। और अगर हम यहाँ डेल्टा वी को कॉमन लें तो P1 माइनस P2 डेल्टा वी कह सकते हैं, या हम कहें कि वर्क डन हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है। विदाउट प्रेशर डिफरेंस नो वर्क कैन बी डन, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज योर वर्क डन। नाउ ड्यूरिंग दिस वर्क डन हाउ मच इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया जिसको हम डेल्टा के से शो करेंगे। मास इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन वेलोसिटी जो है V1 से V2 हो गई तो चेंज हो जाएगा V2 माइनस V1, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर जो है यहाँ पर आएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो डेल्टा U से हम शो करेंगे क्योंकि हाइट चेंज हो गई है, तो इसलिए mg H2 माइनस H1 जो है आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेप आपने मेंशन करना है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाट इट सेज कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो बाय दिस थ्योरम W1 प्लस W2 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा PU। और यहाँ पर वैल्यूज आपने पहले फाइंड आउट कर ली हैं, दोनों की, तीनों की P1 माइनस P2 इनटू डेल्टा V, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस और mg H2 माइनस H1। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये जो डेल्टा V है दैट कैन गो इन डिवीजन दिस साइड, और मास के डिवीजन में जब वॉल्यूम जाएगा तो दैट विल मेक इट डेंसिटी बिकॉज डेंसिटी इज गिवन मास ओवर डेल्टा V। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 minus H1. So now we can further we can open up this bracket, and when we open this bracket it will become half rho V2 square minus half rho V1 square plus rho G H2 minus rho G H1. Now see that there are some components with 2 subscript, there are some components with 1 subscript. तो आप 1 subscript वाले एक तरफ लिख लेंगे, मतलब P1 प्लस ये 1 वाला सब्सक्रिप्ट इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर और प्लस रो G H1, और 2 वाले पहले से इधर पॉजिटिव है और P2 इधर से जब ले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। व्हाट डज इट शोस, क्या आपको ये शो कर रहा है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट N1, सम ऑफ ऑल दीज थ्री, एंड हियर प्रेशर,
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों ही एंड्स पे इक्वल रहते हैं. सो दिस व्हाट द बर्नौली थ्योरम सेज कि प्रेशर P then kinetic energy per unit volume that is half rho v1 square and then potential energy per unit volume. अब वन की लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम v स्क्वायर लिख सकते हैं, हम हाफ रो v स्क्वायर एंड देन रो जी एच is equal to constant. So along a streamline flow, sum of pressure, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume is a constant. So this is the derivation for Bernoulli's theorem. So hopefully इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बर्नौलीज थ्योरम को लिख सकते हैं. जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन वेयरिंग क्रॉस सेक्शन रेट ऑफ 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड. ये उसकी वेयरिंग जो है बता रखा है कि क्रॉस सेक्शन इतना वेरी कर रहा है इस रेट से. वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है लेकिन वाटर का जो फ्लो है वो इस रेट से चेंज हो रहा है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस वन. जहां पर इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ वाटर. वेलोसिटी जो है आपकी, वेलोसिटी इज गिवन बाय फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है. फ्लो रेट जो है वो 0.2 का दे रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 का है. तो यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाती है. तो आपने देखा कि फॉर्मूलाज हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट. नाउ अदर पार्ट, यस, यहाँ पर सेकंड और पार्ट में डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट एंड देन देयर इज अ न्यूमेरिकल 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग डाउन वर्टिकली. ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जहाँ पर हमें टर्मिनल वेलोसिटी के कांसेप्ट को यूज करके यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी का जो यहाँ पर डेरिवेशन है वो हमें करना होगा. तो चलिए, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. आइए इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की वे से, बाय वे ऑफ डायग्राम. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज. ओके, तो yes we can do here, we have to. चलिए, तो यहाँ पर हम टर्मिनल वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं. क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी? देखो, अपने नोट से आप जो है डेफिनेशन तो देख ही पा रहे हो, पर समझना जरूरी है. ठीक, जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर ये कोई विस्कस मीडियम है, विस्कस, और ये एक स्फेरिकल बॉल है, ये नीचे की तरफ ऐसे गिर रही है. जैसे ही ये इसको टच करेगी और इसमें मूव करना स्टार्ट करेगी, नीचे इसमें सिंक करना स्टार्ट करेगी, ये शुरू में एक्सेलरेट होती है. इट एक्सेलरेट्स इनिशियली and by which factor it accelerates? It is due to gravity. Gravity से accelerate होती है. जैसे इसकी velocity increase होती है तो जो इसके ऊपर लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स आप कह सकते हैं, वो भी इंक्रीज होता है. अब एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब विस्कस फोर्स और जो बॉयंट फोर्स है वो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाते हैं. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं, मतलब वेट जो है इसका, जो इसका वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इक्वल हो जाता है विस्कस फोर्स, यानी कि विस्कस ड्रैग भी बोल सकते हैं, ड्रैग प्लस दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है, बॉयंट फोर्स. बॉयंसी आप जानते हैं, जब डेंसिटीज में डिफरेंस होता है दूसरे सब्सटेंसेस की, तो अगर हम एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में, किसी फ्लूइड में डुबोने की कोशिश करते हैं तो वो ऊपर की ओर उछालता है उसको, क्योंकि दोनों की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ रखा है, तो दैट इज बॉयंट फोर्स. तो बॉयंट फोर्स और विस्कस ड्रैग जब ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो नेट फोर्स लगना इस पे बंद हो जाता है. नेट फोर्स एक्टिंग, बिकॉज दोनों फोर्स जो है दूसरे के इक्वल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, और नेट फोर्स जो है बॉडी पर लगना बंद हो जाता है. और जब नेट फोर्स बंद हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा. तो अब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई. तो जब वो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देती है इसके बाद इसको फ्लूइड में, तो इस वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. तो बेसिकली समझा, किसी बॉडी को फॉल हुआ विस्कस फ्लूइड में, विस्कस मीडियम में, और उसके बाद वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट की क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर मूव करना स्टार्ट करती है, रिटार्डिंग फोर्स बढ़ जाता है, पॉइंट फोर्स वहां लगने लगता है. और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब जो उसका वेट है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, वो विस्कस फोर्स यानी कि ड्रैग और पॉइंट फोर्स के इक्वल हो जाता है. दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन नाउ. नाउ लेट अस ड्राइव द रिलेशन. अब इस तो रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए कोई बॉडी है, जिस बॉडी की जो डेंसिटी है वो रो है, और जिस मीडियम में इसने फॉल होना है उसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा. क्लियर? नाउ इट इज एयर इनसाइड. जो इस पर फोर्स लगने वाले हैं वो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं जो इसको ऊपर की तरफ धकेलना चाहते हैं. एक तो है आपका विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, और दूसरा है बॉयंट फोर्स.
ब्लाइंड फोर्स। इसका ड्रैग जो है वो आप देख सकती हैं, उसको हम कहेंगे एफ वी के इक्वल, और स्टोक्स लॉ से इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा ए वाली, 6 पाई ईटा ए वी। और जो आपका ब्लाइंड फोर्स है इसको हम एफ डी कहेंगे, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है ब्लाइंड फोर्स इज गिवन बाय यूर एम जी। नाउ जो एम है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, और वॉल्यूम होता है किसी स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर हमने इसका जो रेडियस है वो ए लिया है, तो इसलिए 4/3 पाई ए क्यूब, और डेंसिटी रो की बजाय हमने सिग्मा ली है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बाइंड फोर्स तो ये फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए रो की बजाय सिग्मा और यहाँ पर जी। तो ये एफ बी की वैल्यू हो गई। दिस इज योर बाइंड फोर्स एंड दिस इज योर विस्कस ड्रैग, और जो डाउनवर्ड फोर्स इस पर लग रहा है, जो इसका वेट है, उसको भी हम बिल्कुल ऐसे जैसे बाइंड फोर्स हमने फाइंड आउट किया, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स करेंगे बिल्कुल वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, 4/3 पाई ए क्यूब इनटू रो जी। यहाँ पर हम बस जहाँ सिग्मा है वहाँ पर रो पी आई लेंगे। तो ये थ्री फोर्सेज जो हैं जो इस पर एक्ट कर रहे हैं, और जो जो स्टेटमेंट थी हमारे टर्मिनल वेलोसिटी की, वहाँ पर हमने सिंपली क्या कहा था कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इन इक्विलिब्रियम हो इज इक्वल टू विच वन, एफ जी मस्ट बी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बी। तो बस सिर्फ वैल्यूज ही यहाँ पर पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब रो जी इक्वल टू विस्कस ड्रैग 6 पाई ईटा ए वी प्लस 4/3 पाई ए क्यूब सिग्मा जी। तो अगर हम इनको ट्रांसपोज करें, इसको इसको यहाँ आने दें और इसको ले जाएं माइनस में, तो ये बन जाएगा 6 पाई ईटा ए वी इक्वल टू 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, ए क्यूब कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो क्या है, रो माइनस सिग्मा जी। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए से ई कैंसिल, स्क्वायर रह जाएगा उधर, और इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। यस 3 और 6 जो है वो भी यहाँ पर, यस 2 2 4 एंड 3 2 6। नाउ यू कैन फाइंड वी हियर, जिसको हम टर्मिनल कहेंगे, ये बन जाएगी 2, यहाँ क्योंकि 2 बचा है, 2 a स्क्वायर एंड रो माइनस सिग्मा इनटू जी डिवाइडेड बाय 3 3 9 हो जाएंगे, 9 ईटा। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है 27 identical drops of water are falling down vertically in air with the terminal velocity of this one. If they combine to form a single big drop, what will be the terminal velocity? 27 different drops थी, और वो fall down होकर एक बड़े ड्रॉप बना देती हैं, तो बताओ उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, जबकि इनकी टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है। अगर वो अकेले अकेले गिरती तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, और इससे जो है उनकी टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी की जो है आपने फाइंड आउट करनी है। तो हाउ वी कैन डू दिस इज, तो इसमें सिंपल सी एनालॉजी है कि जो वॉल्यूम है बिग ड्रॉप का, वो 27 स्मॉल ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल है। अब सपोज करो कि जो बड़ी है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो स्मॉलर है उनका रेडियस स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम होगा से 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये बन गया आर क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब। तो अगर यहाँ से हम दोनों तरफ क्यूब रूट लें तो ये बन जाता है 3r, आर इज इक्वल टू 3r। अब दूसरी बात जो आपने देखी टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में, वहां पर देखा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। अब सपोज करो कि जो बिगर ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v2 है, और जो स्मॉलर ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v1 है। अगर दोनों का रेशियो लें तो रेशियो एक्चुअल में r और स्मॉल r के रेशियो के इक्वल होगा, लेकिन वहां पर स्क्वायर भी रहेगा। और अभी आपने फाइंड आउट किया कि कैपिटल R जो है वो 3r के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 3r और r को अगर ऐसे देखें तो ये बन जाता है 9r² और कैंसिल करके 9 का रेशियो इन आ जाता है। मतलब v2 जो है वो v1 के 9 टाइम्स होगी, और v1 ऑलरेडी इवन है तो स्मॉल ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी 0.15 है, और अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.35 मीटर पर सेकंड निकल के यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, this is our last question. To an expression for the kinetic potential energy for the simple harmonic oscillator. Simple harmonic oscillator के लिए हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसमें कि व्हाट इज SHM, देन टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। देखिए हियर वी कैन डू लाइक दिस। नाउ SHM, यहाँ पर हमें जो है SHM के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उनकी एक्सप्रेशन को पहले देना है, और फिर बाद में हमने कहना है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो SHM में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी K is given by half mv square. Now in SHM, velocity is given by minus omega a square x square. और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये बन जाता है v square omega square a square minus x square.
So this can be put in kinetic energy formula, half m v square की जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a square minus x square. So this is your kinetic energy. और यहाँ पर भी हम जो मेन पोजीशन होती है एट मीन x की वैल्यू 0 होती है, तो kinetic energy मेन के लिए हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. और एक्सट्रीम पोजीशन पे एट एक्सट्रीम x जो है वो a इक्वल हो जाता है, और जब x इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर में से a स्क्वायर में से a स्क्वायर कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, तो kinetic energy भी 0 वहाँ पर बन जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि kinetic energy जो है मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वो मिनिमम होती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है यू से हम लिखते हैं और हाफ के एक्स स्क्वायर से इसको गिवन बाय एंड द रिलेशन बिटवीन के एंड एम ओमेगा इज के एम ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो आप देखेंगे कि मेन पोजीशन पर व्हाट इज वैल्यू एट मेन पोजीशन पर जो एक्स की वैल्यू है वो 0 होती है, तो जब जीरो से पुट करेंगे तो यू भी 0 यहाँ पर आने वाला है. और एक्सट्रीम पर एट एक्सट्रीम पर एक्स की वैल्यू जो है वो एक इक्वल होती है, तो आपके पास यू की वैल्यू जो है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बनने वाली है. तो यहाँ से आपने देखा कि ये मैक्स वैल्यू हो गई और ये मिन वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई. ये बिल्कुल जो काइनेटिक एनर्जी में हुआ था उसका बिल्कुल रिवर्स केस है. तो अगर हम टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहें तो एक पार्ट क्वेश्चन का हो गया जहाँ पर उसने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ये पूछा था. नाउ टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू यू प्लस के, और यू में हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो डेफिनेटली यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी. सिर्फ हमारे पास ये ए स्क्वायर वाली टर्म बचेंगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. सो यू कैन सी दैट टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कांस्टेंट है एंड इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम. और ये ए पर टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, और ये टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है. यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी. यहाँ पर आप देख सकते हैं टू शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो एसएचएम में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है. कांस्टेंट मतलब कंजर्व. नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आल्सो. See that all trigonometric functions are periodic, but only sine और cosine function are used to define SHN. इस साइन और कोसाइन का यूज क्यों करते हैं जबकि बाकी और भी जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका यूज क्यों नहीं करते हैं? इसका सिंपल सा एक रीजन आप लिख सकते हैं कि why we are using, because they are used because they are continuous. They are continuous and they represent क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोजेक्शन को. They represent projection of uniform circular motion. तो इन दो कारण से हम साइन कोसाइन फंक्शंस को यूज करते हैं. जो और पार्ट है इसका, डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन केस ऑफ क्लोज्ड एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप. क्लोज एंड ऑर्गन पाइप के ये मोड्स को डिस्कस कीजिए और एक न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड. ये हम जो है वेव्स जो हमने ऑसिलेशन चैप्टर में की है किसी क्लोज पाइप के लिए, उनको हमें डिस्कस करना है. द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्लोज्ड पाइप. तो एक एंड से ओपन है और दूसरे एंड से क्लोज है. ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई ट्यूब है, ग्लास ट्यूब ले सकते हैं आप, और सपोज करो यहाँ पर पानी भर दिया हमने. ठीक है, पानी इसलिए क्योंकि हम यहाँ से इसकी लेंथ को वेरी कर सकते हैं. पानी को डिफरेंट डिफरेंट हाइट तक भर के वी कैन वेरी द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, क्योंकि जितना पानी भर जाएगा वहाँ तक तो क्लोज हो जाएगा और जितना पानी नहीं होगा वो ओपन रहेगा. तो इसलिए इस तरह से हम, और तो इफेक्टिव लेंथ जो है ट्यूब की वो इतनी होगी. एलिवेशन का डिफरेंट मोड जो है उनको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है फंडामेंटल मोड. फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड के लिए जो वाइब्रेशंस होंगी वो इस तरह से होंगी. हम यहाँ देख सकते हैं दीज आर द वाइब्रेशंस लाइक दिस. दिस इज योर फंडामेंटल मोड. तो एल की वैल्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि जो वेव होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये जो है सिर्फ इतना पार्ट ही आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट. तो दिस इज एक्चुअली लैम्डा. टोटल अगर ये लैम्डा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लैम्डा बाई 4 ही है. तो एल की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाई 4 होगी. इसको हम यहाँ रब करके फिर से लिख सकते हैं कि एल इज योर लैम्डा 1 बाई 4. तो यहाँ से लैम्डा 1 जो है वो 4 एल हो जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नो वन दैट इज वी अपॉन लैम्डा 1, और लैम्डा 1 जो है वो 4 एल है. तो दिस इज योर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. नाउ सेकंड हार्मोनिक इसमें एब्सेंट होता है. थर्ड हार्मोनिक जो है क्लोज पाइप में मिलेगा हमें, दैट इज योर थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक हमें इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं. अगेन द सेम पाइप दैट इज filled with water to certain the length. और ये मोड हमें मिलते कैसे हैं? ये जो एल को चेंज करके डिफरेंट एल पे हम डिफरेंट मोड जो है हमें मिलते हैं. तो ये मोड हमें इस तरह से मिलेगा. आप देख सकते हैं यू कैन ड्रॉ
लाइक दिस। यस, इस तरह से मोड हमें मिलने वाला है। तो जो एंटी नोड होगा वो ये यहाँ पर एंटी नोड बन गया। प्रीवियस केस में एंटी नोड यहाँ पर बना था और नोड जो है यहाँ पर बना था, तो यहाँ नोड इधर बनेगा और ये एक एंटी नोड हमें यहाँ पर मिलने वाला है और एक नोड हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर हम ओरिजिनल जो लेंथ होती है वेव की उससे कंपेयर करें तो ये इतना पार्ट कवर हो रहा है देखिए, और ये एक्चुअली 3/4 पार्ट है टोटल वेवलेंथ का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ है वो 3 लैम्डा 3/4 है। तो लैम्डा 3 की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी 4L/3। सो फ्रीक्वेंसी जो होती है गिवन बाई लैम्डा 3 इक्वल टू नो बाई लैम्डा 3 V अपॉन लैम्डा 3, और यहाँ पर V जो है यहाँ पर लैम्डा 3 4L/3 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 3 इंटू V अपॉन 4L, और V अपॉन 4 जो L था एक्चुअली में आपका नो 1 था, तो ये 3 नो 1 जो है इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। दैट्स थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना होगा। तो आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे फिफ्थ हार्मोनिक जो है हमें यहाँ पर सुनाई देगा। फिफ्थ हार्मोनिक इसी क्लोज पाइप के लिए इसका डायग्राम भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये आपकी जो है ट्यूब हो गई, ग्लास ट्यूब, और यहाँ तक जो है आपने इसमें पानी फिल किया है। जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी वो इस तरह से आप बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। यस, दिस इज द स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स। नाउ यहाँ पर जो ये आपका बन गया नोड, दिस इज नोड, दिस इज योर नोड, दिस इज एंटी नोड, ये दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, and the length of this tube is your 5 times of the original wavelength, 5/4 times of the original wavelength। मतलब अगर wavelength ये लैम्डा है, ये थोड़ा सा यहाँ तक है, मतलब यहाँ ऐसे इतना कवर हो रहा है ये, मतलब फुल वेव एंड देन दिस पार्ट, तो इसलिए ये हो गया आपका 5/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेंथ को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। सो दिस इज योर लेंथ। नाउ L becomes 5 times of the wavelength, 5/4 times of the wavelength, then your wavelength becomes 4/5 times of the length. Frequency is given by velocity or wavelength, and wavelength is here for L/5, which is equal to 5/5 into no 4L, V4L, which actually is equal to here no 1, so 5 no 1. So V no 5 frequency, that is fifth harmonic, is equal to 5 no 1. So you can see that no 1 ratio, no 2 ratio, no 3 is equal to 1 ratio 3 ratio 5 for the closed pipe। तो केवल ओड हार्मोनिक यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस तरह से आपने जो है डिफरेंट मोड जो है इसी क्लोज पाइप के लिए डिस्कस यहाँ पर कर लिए। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, देयर इज अ न्यूमेरिकल स्टील रॉड जो है वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको मिडिल में क्लैम्प किया गया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस की गिवन है, तो आपको स्पीड निकालनी है साउंड की स्टील में। सो दिस कैन बी डन इजीली, क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज गिवन बाय 2L into fundamental frequency, length is 1 and fundamental frequency is given by 2530। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थी 2.53 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया तो ये 2530 हर्ट्ज बन जाती है, और 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल है, तो एल जो है हमारी 1 मीटर बन जाती है। तो जब इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगी हमारी 5060 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील हमें मिल जाती है। तो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट पेपर यहाँ हो जाता है। तो अगर आप कंसेप्ट्स को फॉलो करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करेंगे यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, तो तब के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।